मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अचानक हुआ कलयुग ऐसे ही आ गया, ये प्लान्ड तरीके से लाया गया। 13 जिसका नाम नंबर आता है या फिर 13 पे जो बॉर्न हुआ है वो अक्सर प्रॉब्लम में पड़ता है किसी लड़की की वजह से। लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, आपका नाम सुनते हैं तो आपकी पिक्चर दिमाग में आ जाती है। तो आपसे ज्यादा जो ट्रेवल कर रहा है वो क्या है? नाम। वो जो शेक्सपियर कहेगा ना, व्हाट इज देयर इन द नेम, वो भी नीचे अपना नाम लिखा। सबकॉन्शियस माइंड में आपकी इतना पावर है कि आप यहाँ बैठे बैठे दरवाजा खोल सकते हो बिना हाथ लगाए। कुछ नेम ऐसे हैं जिनसे आपको बच के रहना है। 2 नाम है, नेहा और पूजा। तो श जिसके भी नाम में आ रहा है, अगर आपके नाम के एंड में आ रहा है प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी, लेकिन स्टार्टिंग में आ जा रहा है। कहते हैं फोन न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर ऐसे हैं जिनसे आपको हमेशा बच के रखना चाहिए। इनको आप अपने पास मत ही लेके आओ। बेल्जियम का एक नंबर बड़ा फेमस, उसको बोलते हैं कर्स्ड नंबर। 1 साल के अंदर ये नंबर 3 बंदों के पास जाता है, तीनों की जान ले लेते हैं। रिचेस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ, वो इन ऑकल्ट प्रैक्टिसेस को यूज ही नहीं अब यूज भी कर रहे हैं। कहते हैं मिलियनर्स डोंट डू एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स डू। मर्द बनने को तैयार नहीं है, औरत एक मर्द के साथ रहने को तैयार नहीं है। 13-14 साल की उम्र में जब हमको नहीं पता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, आजकल फुल लव इमोशन चल रहा है। इतना डिस्टॉर्ट कैसे हो गया? दुनिया की सबसे रिच फैमिली एक फैमिली है जिनका बर्थ आज भी $500 ट्रिलियन है। ऐसा क्या हुआ जो 0 से 1900 तक कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई? 1900 के बाद से 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं, कई सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं, कई कंट्रीज बर्बाद हो चुकी हैं, और अब तीसरा वर्ल्ड वॉर हम देख रहे हैं कि ये डेविल आपको सामने आके क्यों नहीं मारता, पीठ पीछे प्लानिंग क्यों करता है। हर हर महादेव रवि जी। हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के प्लेटफॉर्म में। ऑब्वियसली आज हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, और मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगा कि अगर आप ये पॉडकास्ट इस माइंडसेट से देख रहे हैं कि आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा। इस पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, बट हम आपको ऐसा नहीं देंगे कि आप ये रेमेडी कर लीजिए, वो रेमेडी कर लीजिए। बेटर ये रहेगा कि हम आपके बेसिक्स क्लियर करें, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा आज का सबसे पहला क्वेश्चन यही है, जैसे मैंने अभी कहा, कि न्यूमरोलॉजी क्या साइंस है या वो एक फेथ है? किसके ऊपर बेस्ड है वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि मैं भी यही चाहता था कि उनको लोगों को ये बताऊं कि 1 नंबर क्या है, 8 नंबर क्या है, 9 नंबर क्या है। ये बहुत डिस्कस हो चुका है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे है, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता था कि क्या ये सही में उन लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आता है कि ये साइंस है या फेथ है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साइंस क्या है। साइंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं या तो विज्ञान। विज्ञान का हम संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद मतलब विज्ञान को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है वी, एक होता है ज्ञान। क्या वी मतलब विशेष, विशेष ज्ञान, इसका मतलब पर्टिकुलर या फिर कोई स्पेशल ज्ञान। बिल्कुल ठीक। अब हम साइंस को साइंस बोलेंगे क्यों? खाली विज्ञान की वजह से तो नहीं बोलेंगे। तो इसके पीछे 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट, आपके पास रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कुछ रिकॉर्ड बना के रखे हैं कि अपनी रीडिंग्स हैं, फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं। उसके बाद आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक रिजल्ट आता है। तो ये 3 चीजें हैं, रिटन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। अगर रिजल्ट आपके जो प्रिडिक्टेड जो रिटन डॉक्यूमेंट था उससे मैच करते हैं, तो ये साइंटिफिकली ये चीज कोई भी हम जिस पे रिसर्च कर रहे हैं वो साइंटिफिकली हम कहते हैं कि अप्रूव्ड, राइट। अब न्यूमरोलॉजी में क्या होता है? न्यूमरोलॉजी में ये होता है कि हमारे पास रिटन इंफॉर्मेशन है 1 to 9 की। उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट हम नहीं करते, एक्सपेरिमेंट भगवान कर रहा। भगवान ने अलग अलग लोग भेजे, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के साथ। और जब लोग हमारे सामने आते हैं, हम उनकी डेट ऑफ बर्थ उठाते हैं, उस रिटन जो नोट है हमारे पास, जो हमारे दिमाग में आ चुका है, तो हम उनसे पूछते हैं ये सब चल रहा है? वो कहते हैं हाँ ठीक। तो ये रिजल्ट आ गया। फिर हम कहते हैं प्रॉब्लम आ रही है, हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। ये अच्छा है आपकी लाइफ में? हाँ ये अच्छा है। तो ये रिजल्ट है। अब रिजल्ट हमारे जो रिटन एविडेंस है उससे मैच करता है, तो ये साइंस है। ओके। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, शायद समझ में आएगा। इनफैक्ट मैं ये प्रैक्टिकल करना चाहता हूं आपके साथ, बिल्कुल। कि हम क्यों इधर उधर की बात करें। मैं चाहता हूं आपको बिलीफ हो इस पर, राइट।
तो आप मुझे एक ऐसे बंदे का डेट ऑफ बर्थ देंगे जिसे मैंने ना देखा, ना समझा, ना जाना, ना मैंने उससे कोई बात की, ना कुछ, पर आप उस इंसान को इन एंड आउट जानते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैंने उस बंदे को देखा भी ना हो। मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ दें, मैं उनके बारे में आपको प्रेडिक्शन दूंगा, फिर आप मुझे बताएं कि नंबर जो बताते हैं, भूल जाओ मैं क्या बता रहा हूं, नंबर जो बताते हैं क्या वो सच बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1984। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो इंसान है ये स्पिरिचुअल है। अच्छा। ठीक है, स्पिरिचुअल इंसान है, लेकिन रगड़ रगड़ के काम चल रहा है इनका। अच्छा। मतलब रगड़े जाते हैं ये, मेहनत करते हैं। आप इनसे मैकेनिकल काम करवा लो वो कर लेंगे, जमीन से जुड़ा काम करवा लो वो कर लेंगे, हार्ड वर्क करने के पीछे नहीं हटते, दिमाग लगाने के पीछे नहीं हटते, ये खोद पोद के चीजें निकालते हैं। हम्म। ठीक है ना, उंगली करोगे तो लड़ने को आ जाएंगे, पंगा नहीं कर सकते आप इनसे, क्योंकि ये वॉरियर नहीं है। अच्छा। दोस्त बना दोगे तो ये वो इंसान है कि तू कहेंगे तू, आपकी कहीं झगड़ा हो रहा है ना, ये कहेंगे तू हाथ छोड़, मैं लात छोड़ दूंगा। ठीक है, इनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, हम्म। इनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। ठीक है ना, बस मिस कहाँ पे कर रहे हैं कि बोलते कुछ हैं और लोग समझ कुछ और जाते हैं, ये मिसअंडरस्टूड है। और इनको लोगों को जज करने का बड़ा शौक है अच्छा। कि ये ऐसे बात कर रहा है तो ये ऐसा ऐसा सोच, अच्छा ये ऐसा बंदा है, ये वो बंदा है, उनके दिमाग में जजमेंट चल रही होती है। अगर आप इनको जानते हैं तो ये है, ये तो एक बेसिक है जो मैंने मतलब एक छोटे से इन्फॉर्मेशन निकाल के वो की है। बाकी तो जब पूरी हम वो लगाएंगे, नंबर्स वगैरह पूरे डालेंगे, किंग नंबर, क्वीन नंबर जब आते हैं, लो शो ग्रिड देखते हैं, तो फिर हमको डिटेल में पता लगता है कि ये क्या है। फिर इनका नाम आएगा तो और ज़्यादा पता चलेगा। हो सकता है जो मैंने एक दो बातें कही हैं कि मिसअंडरस्टूड हैं, या फिर और जो क्वालिटीज़ मिसिंग हैं, तो अगर वो नाम में आ गई हैं फ्रीक्वेंसी, तो वो फिर हो सकता है कवर अप हो जाए। ओके। क्योंकि कल ही मेरे पास एक केस आया था, 17 साल के, मैंने अभी स्टार्ट किया है कि बच्चों के लिए मैं खाली करना, 18 साल से छोटे बच्चों के लिए मैं 1000 रुपये में कंसल्टेशन करता हूँ। तो ये आए मेरे पास ट्विंस, माँ लेके आई, दोनों सेम डेट पे पैदा हुए, लड़का अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अच्छा। और मैंने कहा, लड़की को मैंने देखा, मैंने कहा मैम मैं आपको बस एक बार बताना चाहता हूँ कि आप अपने बेटे के लिए आए थे मेरे पास, लेकिन आपने कहा लग गया है बेटे का भी करवा लेते हैं। और लड़की हंस पड़ी जोर से। मैंने कहा ये लड़की वेल बैलेंस्ड है, ये बात करना जानती है, लड़का नहीं बात कर पाता। कहते हाँ लेकिन आपको कैसे पता? मैंने कहा उसका नाम में फ्रीक्वेंसी आ गई है, इसके नाम में फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो कई बार नाम में फ्रीक्वेंसी आई थी और पूरी हो जाती है। अब मुझे नहीं पता इनका नाम, आपके नाम का टोटल नाम नंबर, नेम नंबर क्या है, कुछ भी, पर डेट ऑफ बर्थ से मैं इतना बता रहा हूँ, इतने मैंने आपको दिए हैं। मैंने इनको देखा नहीं है, मैं जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं, मैं इनको कभी छुआ नहीं, कभी इनके बारे में सोचा नहीं। अगर मैं इनके बारे में बता पा रहा हूँ तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नंबर्स में इंफॉर्मेशन गिवन है कि 7 नंबर का बंदा रिसर्च माइंडेड होता है, 8 नंबर का बंदा एक ऐसा होता है जिस पर शनिदेव की नजर होती है, कहते हैं मैं तेरे को रगड़ूंगा, शनिदेव कहते हैं मैं तेरे को रगड़ूंगा बेटा, लेकिन तू ऑनेस्ट रह के काम करेगा, फिर मैं तेरे को इतनी वेल्थ दूंगा कि वो बढ़ती चली जाएगी। तो 8 की क्वालिटी है। सो हम नेट नेट क्या कह सकते हैं कि साइंस प्लस फेथ दोनों है? नहीं, ये प्रॉपर साइंस है, हमारे पास स्टडीज है। फेथ तो तब होता ना कि मैंने बोल दिया आप मान लो, मैं प्रूव कर रहा हूं कि ये ऐसा है। अब जब इंसान आपके सामने आएंगे तो आप उनसे पूछना कि ये आपकी क्वालिटीज हैं, आप खोद खोद की चीजों को निकालते हो। कई बार कहते हैं बाल की खाल निकालना, तो बाल की खाल भी निकाल देते हैं। वो तो खैर मैंने एक्सपीरियंस किया है इस इंसान के साथ। और मैंने इस इंसान को देखा भी नहीं है, तो अगर मैं बिना इंसान को देखे मैं बता सकता हूँ, आप देखने के बाद बता रहे हैं, तो मतलब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूमरोलॉजी में दिया हुआ है। सो आप तो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि जो इंसान न्यूमरोलॉजी को मानता है या नहीं मानता है, इम्पैक्ट दोनों पे बराबर पड़ता है। डायमंड डायमंड साइंस ने नहीं बनाया, डायमंड अपने आप क्रिएट हुआ। साइंस ने उसकी फॉर्मेशन बताई कि एक कार्बन एटम 6 कार्बन एटम से जुड़ेगा तो ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ओके। ये साइंस बताती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और वो कार्बन और 5 कार्बन के साथ ऐसा बॉन्ड बनाते हैं, एक वेब बनाते हैं, और फिर क्लोज सर्कल बनाते हैं, तो ये जाके बनता है डायमंड।
क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इसलिए डायमंड को तोड़ना मुश्किल है। उसको आप फिजिकल प्रोसेस से नहीं तोड़ सकते, आपको कुछ रेडिएशन फेंकनी पड़ेंगी। ये डाई साइंस ने नहीं बनाया ये, पर साइंस ने इसकी फॉर्मेशन बता दी। अब आते हैं नंबर पे। आप, मैं डेट ऑफ बर्थ में फॉर्म हुए हैं, बिल्कुल हम नंबर्स के साथ फॉर्म हुए हैं, तो हमारी लाइफ में तो ये फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं, हमारी लाइफ में होता रहेगा। बस न्यूमरोलॉजी एक स्टडी है जो बताती है, जिस तरह साइंस की एक स्टडी है, केमिस्ट्री की स्टडी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बताती है कि डायमंड का जो फॉर्मेशन है वो कार्बन की वजह से हुआ। न्यूमरोलॉजी में ये बताते हैं कि नंबर्स की वजह से आपकी लाइफ में ये चल रहा है। ओके। तो ये साइंस है, इसको बोलते हैं गूढ़ ज्ञान। गूढ़ ज्ञान मतलब इन डेप्थ नॉलेज, और इसको ऑकल्ट फील्ड कहते हैं। ऑकल्ट जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है साइकिक वर्ल्ड, एक होता है नॉन साइकिक वर्ल्ड। साइकिक वर्ल्ड के अंदर आती है रेकी, आकाशिक रिकॉर्ड्स, हिप्नोथेरेपी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नॉन साइकिक वर्ल्ड के अंदर आ जाता है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। जो भी चीज आप 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रखती है वो हम नॉन साइकिक वर्ल्ड में रख लेते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी एक ह्यूमन एक्सपीरियंस कर सकता है। 20 हर्ट्ज के नीचे ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। इसलिए यूनिवर्स की वाइब्रेशन ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, जो वाइब्रेट करती है 7.83 हर्ट्ज पे। वो साइकिक वर्ल्ड में जाके, मेडिटेशन में जाके आप कर सकते हो। जैसे नीप करौरी बाबा फेमस थे, बिल्कुल। कि एक जगह बैठे हुए हैं और दूसरे मंदिर में वो उद्घाटन करके आ गए। वो कैसे हुआ? मेडिटेशन के एक लेवल के बाहर जाने के बाद आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, वो साइकिक वर्ल्ड के अंदर आता है। ये सारा ही ऑकल्ट फील्ड के अंदर आता है। न्यूमरोलॉजी जो है वो एक साइंस है जो लिखी पढ़ी जा सकती है, और जो साइकिक है वो महसूस की जा सकती है और बताई जा सकती है। सो रवि जी, इसी के साथ हमारा अगला सवाल कि न्यूमरोलॉजी कौन से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है और इसका रियल लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? न्यूमरोलॉजी का रियल लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। न्यूमरोलॉजी आपके रियल लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसको स्टडी करके बताती है। हाँ, कि कौन से नंबर्स आपके पास आके जुड़ रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली बन गई, अब वो चेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी कांस्टेंट चेंज होता है। मतलब न्यूमरोलॉजी खाली आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताती है, न्यूमरोलॉजी अलग अलग एस्पेक्ट बताती है। आज आपने नया फोन नंबर ले लिया तो नए नंबर की फ्रीक्वेंसी आ गई, एक नई गाड़ी ले ली उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, घर मूव कर लिया तो घर के एड्रेस की फ्रीक्वेंसी आ गई। तो कांस्टेंट चेंज होता रहता है, और इसीलिए एक इंसान की लाइफ में हर चीज कांस्टेंट नहीं रहती, अमीरी भी नहीं, गरीबी भी नहीं। तो जब ये फ्रीक्वेंसी आपके आसपास आती हैं, दूर जाती हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। कुछ लोग अननोइंगली, अनकॉन्शियसली इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो इसमें एक्ट करते हैं कॉन्शियसली, नोइंगली, वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू साइंस को यूज करके इन चीजों को अपने पास ले आते हैं, इन फ्रीक्वेंसीज को अपने पास ले आते हैं, तो उनकी लाइफ में वो चेंजेस आ जाते हैं। ओके, ऐसे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि जैसे आप गाने भी सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनोगे तो आप सैडनेस को अपने पास लेके आ रहे हो, आपका मूड थोड़ा लो हो जाएगा। बिल्कुल होता है। हैप्पी सॉन्ग सुन रहे हो तो आप हैप्पी हो जाओगे। तो फ्रीक्वेंसी को अपने पास लेके आ रहे हो और अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को वैसे चेंज कर रहे हो, और बाहर से कुछ भी नहीं चेंज होता, सब अंदर से चेंज होता है। एवरीथिंग इज विद इन यू। अगर आप अपने आप को चेंज करते हो तो बाहर सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो हर नंबर का एक मीनिंग है, तो वो जो मीनिंग है वो किस बेस पे दिया गया है, किस एनर्जी के बेस पे दिया है, किस लॉजिक के बेस पे दिया गया है? अलग अलग कल्चर में, जैसे कि ये खाली हिंदुस्तान में नहीं प्रैक्टिस होती न्यूमरोलॉजी, अलग अलग कल्चर्स में प्रैक्टिस होती हैं, तो उनके अलग अलग बिलीफ सिस्टम के हिसाब से एनर्जीज को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदू वैदिक कल्चर के हिसाब से जो मैंने लर्न किया है, एक नंबर हम देते हैं सूर्य को। ओके। क्योंकि सूर्य से ही दुनिया मतलब रोशन होती है। तो जो एक नंबर का इंसान है वो लीडरशिप क्वालिटी, वो लोगों को रास्ता दिखाएगा। अगर एक नंबर का इंसान कम्युनिकेशन वाला, अब सूर्य भी कम्युनिकेट करता है, सुनो भाई
सुनो भाई, मैं गर्म हो गया हम्म। तो कम्युनिकेट कर रहा है, तुम सबको गर्मी दूंगा। 1 नंबर का कम्युनिकेट करता है कि हाँ भाई सुन, मेरे फील कर रहा हूँ, तुझे भी फील करना पड़ेगा, तुमसे पहले मैं जलूंगा। ये एक तरह। 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है। अब मून में आप देखो तो अभी तक हमारे को एक ही साइड पता है। मून की जो एक साइड है वो है ब्राइटर साइड, दूसरी साइड है डार्क साइड। अभी तक कोई नहीं गया, खाली हिंदुस्तान का चंद्रयान-3 गया है टू डिस्कवर कि उस साइड में है क्या। तो मतलब अभी तक तुमको पता ही नहीं था। 2 नंबर के इंसान के साथ में भी यही होता है। उसके मूड के साथ अचानक ही हाई स्विंग, मतलब अचानक ही बहुत अच्छा फील करता है तो बहुत ही अच्छा फील करता है, और बुरा फील करता है तो एकदम डिप्रेशन की क्लोज। डिप्रेशन मतलब डार्कनेस, हाँ। ब्राइटनेस मतलब पॉजिटिविटी, हंसी। मून के कैरेक्टरिस्टिक इंसान में भी आते हैं। आप 2, 11, 20, 29 को अगर आप जन्म लेते हो, 3 नंबर दिया जाता है गुरु को। तो जो 3 नंबर का इंसान होता है उसमें नॉलेज पूरी होती है। वो पढ़े ना पढ़े उसमें विजडम होती है। वो पढ़ाई ना भी करे, मैं बहुत सारे लोग देखे हैं जो 3 नंबर के पढ़ाई लिखाई नहीं की पर कर लेते तो बहुत ही अच्छा करता, पर उनमें विजडम है, बात करने का उनको आता है। क्योंकि गुरु को पता है ना कि बच्चे से भी क्या बात करनी है, बूढ़े से भी क्या बात करनी है। पेरेंट टीचर मीटिंग में पिताजी आएंगे तो क्या बात करनी है, और बच्चा रहेगा क्लास में तो उसको कैसे खड़काना है, गुरु को पता है। तो ये गुरु की खासियत है। 4 नंबर आता है राहु। राहु और केतु ऐसे हैं जो राक्षस प्रजाति के थे, लेकिन उनको नवग्रह में जगह मिली। तो इसी तरह जो राहु होता है, कितना शाना बंदा था वो। समुद्र मंथन में देवों के बीच में बैठ गया और पकड़ा गया तो कहता कि मैं तो बस देवों के बीच में बैठ के, इतना हमने मेहनत की है साथ में, तो मैं बस चाहता था इनके साथ बैठ के इन्हीं का मैं ये भोग ले लूं, क्या फर्क पड़ता है। ये बोल के बच गया। विष्णु ने पूछा गर्दन कटने के बाद कि ऐसा क्यों किया। कहता भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी अपने ही मित्र हैं, तो मैं इनके साथ जाके पी लूं कि पानी इधर मिल रहा है, जो अमृत इधर मिल रहा है वही वहां मिल रहा है, तो क्या ही दिक्कत है। ये जवाब दिया जिसमें विष्णु भगवान ये भी नहीं कह सकते थे कि अरे नहीं वहां पे पानी नहीं था, वहां पे अमृत नहीं था, वहां पे विस्तार है, तुम क्या बात कर रहे हो। और फिर ये भी उनको समझ में भी आ गया कि इसको पता है सारी बात। तो मतलब इस एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, इस एक काम की वजह से राहु को जगह मिल गई हमारे नवग्रहों में, शार्पनेस। और राहु किंग माना जाता है कलयुग का। तो ऐसे ही करते करते हमने अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से 1 से लेकर 9 तक हमने हर नंबर की फ्रीक्वेंसी ग्रहों के हिसाब से समझी, भगवानों के हिसाब से समझी। भगवान तो नहीं, देवी देवताओं के हिसाब से। भगवान तो खैर इस रेंज में आते ही नहीं है, पर आपको भगवान को पूजना है किसी, तो किसी ना किसी नंबर में आपकी खामी होगी। जैसे कि कहते हैं अगर आपका 2 नंबर कमजोर है, आपके पास 2 नंबर आपकी ग्रिड में या आपके डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं, तो आप में एम्पैथी नहीं होगी। कोई सामने मर्दा मर जाए, आपको यार मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, ये है। 2 नंबर जिसके पास नहीं है लोशो ग्रिड में, उसके सामने बंदा मरता मर जाए, वो कहेगा यार ओके कर्म किए होंगे कोई, और करके निकल जाएगा। इसको आप निगेट करने के लिए कि आपके अंदर एम्पैथी नहीं है किसी के लिए, आपको दर्द ही नहीं है, आप जाके भगवान मतलब शिवलिंग के आप दूध चढ़ाओ, तो तब हम भगवान को रीच आउट करते हैं। पर 9 में देवी देवता ग्रह की बात होती है, भगवानों की बात नहीं होती। हम भगवानों की बात इनडायरेक्टली होती है। तो हमने ऐसे ही नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है देवी देवताओं ग्रहों के साथ। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। चाइना में अलग बिलीफ सिस्टम है। हालांकि चाइना की जो स्टडी है हमारे से कई हजार साल बाद आई है। एंशियंट हिंदू नॉलेज 5000 साल की तो है, चैल्डियन नॉलेज 3000 साल की है, और हमारी चाइनीज नॉलेज 2000 साल की है। तो हर जगह अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है इन नंबर्स की, पर मोर लेस ट्रेड सबके सेम है। कुछ चेंजेस होंगे, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, जो मैंने सोचा था कि मैं पूछूंगा आपसे, कि अगर सब कुछ नंबर्स डिसाइड कर दे, सब कुछ नंबर्स के हिसाब से हो रहा है, तो इंसान की फ्री विल कहाँ खड़ी है? हु इज फ्री? फ्री कौन है? मतलब हम बोलते हैं ना कि मेरी विल है, जो मैं करना चाहूंगा मैं करूंगा। रैट रेस में है हम तो। फ्री विल में कौन है? हम सबको नौकरी चाहिए ताकि रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटीज।
हम कर सकें। और फ्री विल एक मिथ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो कि नंबर्स ही सब कुछ कर रहे हैं, हाँ नंबर सब कुछ कर रहे हैं, हाँ जी। आपके पास फ्री विल है, चॉइस है आपके पास चूज करने के लिए कि आप इस चीज को ऑप्ट करोगे कि नहीं करोगे। आप ऑप्ट करोगे तो आप, जैसे आप न्यूमरोलॉजी को अगर लेते हो अपनी लाइफ में, ये विल है आपकी कि आप लेना चाहते हो तो लो, तो आप एक ऐसा डिसीजन लोगे जिसमें आप इंफॉर्मेशन अपने पास रख रहे हो। इसको बोलते हैं वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। फ्री विल है आपकी, इस चीज को ऑप्ट मत करो और मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ। मेहनत की भी भगवान सुनता है, मेहनत की भी भगवान सुनता है। 10 नहीं तो 12 नहीं तो 15 साल बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 20 साल बाद रिजल्ट मिल जाएगा। आपने 20 साल की उम्र में मेहनत शुरू की, 40 साल की उम्र में, 15 35 साल की, 30 साल की उम्र में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फ्री विल है, भगवान ने कर्म को आपके पे ऑफ कर दिया। लेकिन अगर आप इनफॉर्म डिसीजन लेते तो ये जो आपका 15-20 साल 10 साल लग रहा है, हो सकता है 2 साल लगता है। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी हम बात करें तो ये खाली स्कोर करती है आपकी पूरी लाइफ में 15 से 20% किस्मत। 15 से 20%। मैं हवा में चढ़ा के नहीं बात कर रहा हूं, हम 80% देंगे, 85%, नहीं नहीं नहीं, 80 से 85% आपका कर्मा है। लेकिन ये 80 से 85% वाला आप कर्मा क्या करोगे, ये डिसाइड करेगा आपका ब्रेन। और वो ब्रेन वो डिसीजन लेगा जो फ्रीक्वेंसी आपके आसपास आपको फोर्स करेंगी लेने के लिए। अगर अपनी फ्रीक्वेंसी आपने अलाइन कर दी तो आपका ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होकर वो डिसीजन लेगा जो आपको कम टाइम में बड़ा जंप देंगे। वो लोग बेवकूफ नहीं हैं, अमीर लोग जो इस चीज को फॉलो करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। पर फ्री विल उसी की है जो इन्फॉर्म डिसीजन देता है। ओके। तो अदरवाइज जो आप फ्री विल आप सोच रहे हैं वो ब्लाइंड डिसीजन है। सही बात है कि हमें लग रहा है कि हमारी फ्री विल है कि मैं जो करूंगा, बट कर तो कुछ नहीं पा रहे अपनी मर्जी। फ्री विल पे तो आपके साथ क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा अभी। फ्री विल आपकी है तो आपकी फ्री विल आपके साथ क्या करवा रही है। अच्छा रवि जी, आपने कर्मा की बात करी होगी कि 80% के अप्रॉक्स रोल जो रहता है इंसान के कर्मों का रहता है। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं? अगर होते हैं तो वो हमारी रियल लाइफ चैलेंजेस में कैसे रोल प्ले करते हैं? मेरे ख्याल से आपने थोड़ी स्टडी करके रखी है तभी आप कार्मिक नंबर्स की बात कर रहे हैं। कार्मिक नंबर पे रिसर्च की थी पाइथागोरस ने। ओके, ठीक है। 4 कार्मिक नंबर्स होते हैं, 13, 14, 16, 19। हाँ, ये आपको एक तरफ से गॉड का इंफॉर्मेशन है। लोग डरते हैं कार्मिक नंबर से, पर मैं कहता हूं कि ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपनी पास्ट लाइफ में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आपने ऐसा क्या कर्मा किया था जो आज आपके साथ ये हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 19 एक कार्मिक नंबर है जिसकी जो आप एट्रीब्यूट्स बताओगे, तो जिसके पास डेट ऑफ बर्थ में 19 आता है, जो 19 को बॉर्न है या उनका नाम 19 पे आता है ना, उनका एक कार्मिक डेट है। डेट ये है कि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जी है और इस जन्म में मतलब उन्होंने किसी की ना हेल्प ली है, पिछले जन्म में ना किसी की हेल्प ली ना किसी को हेल्प दी, खुद सेल्फ डिपेंडेंट थे, किसी को मदद भी नहीं की। अब इस जन्म में उनके पास 19 आके चिपक गया, तो मतलब अब ये कहता है कि भाई इस जन्म में आपको टीम बनानी पड़ेगी, टीम को सपोर्ट देना पड़ेगा। बिना टीम के अगर आप काम करोगे तो आप डूबने वाले हो। टीम बना के लीड करोगे। लीडर का काम है एक का 19 क्या बैठता है 1 + 9 10, 1 + 0 1 + 0 1। टोटल 1। हम इसको न्यूमरोलॉजिकल एडिशन बोलते हैं। एक का काम है लीड करने का, एक का काम है टीम बनाने का। 19 अगर आपके पास आ गया तो आप किसी भी कंपनी में, बड़ी कंपनी में अगर आप लीड के रोल में हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को नरिश करो, उनको और ग्रोथ करो। नहीं करोगे तो आपका कार्मिक डेट बनता जाएगा। इसी तरह 13, 14, 16 के हैं। 16 के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम रहते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने बहुत ज्यादा इधर उधर हासिल किए हैं। तो अब इस जन्म में उनको कहा है कि तेरे को रिलेशनशिप की शांति नहीं मिलेगी।
अब तेरा यही तरीका है कि तू गायत्री मंत्र छोटा छोटा करके सुनता जा और अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़। 16 मतलब 7, न्यूमरोलॉजिकल एडिशन 7 भी स्पिरिचुअलिटी बताता है। तो ये भी यही कहता है कि भैया देखो, आपने रिलेशनशिप पिछले एक्सेप्ट नहीं किए, अब आपको रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आता है नंबर 14, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म में लोगों को दबा के रखा था, अपनी पावर का मिसयूज किया था, जो आज के जन्म में आप देखेंगे बहुत सारे लोग करते हैं। तो आज जो लोग कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उनके साथ हो सकता है, मतलब अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, तो 10वें जन्म में, नहीं तो उनको ये नंबर 14 मिल जाएगा। इनका कार्मिक डेट बन के उनके साथ आएगा कि अब इस जन्म में उनको या तो दबाया जा सकता है या फिर उनको पावर मिलेगी। अगर उन्होंने उसको मिसयूज किया तो उनके ऊपर रिजल्ट भी उसी जन्म में आ जाएंगे। तो कार्मिक और 13 होता है कि आपको फ्रीडम मिली पर आपने उसको मिसयूज किया। आपने स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, सेंसुअलिटी पे आपने टाइम वेस्ट किया। आपको फ्रीडम मिली हुई थी और आपने उसको दबा के मिसयूज किया। तो इस जन्म में आपको फ्रीडम मिलेगी और मिसयूज करोगे। और 13 के लिए बता रहा हूं मैं, ये आप कंफर्म भी कर लेना किसी से, अगर आपके हैं व्यूवर्स मानते हैं या बताना चाहते हैं कि 13 जिसका नाम नंबर आता है या फिर 13 पे जो बॉर्न हुआ है, वो अक्सर प्रॉब्लम में पड़ता है किसी लड़की की वजह से। बताओ भाई, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो कमेंट में जरूर बताना हमें कि ऐसा होना क्योंकि क्या। कार्मिक डेट एक करके रखा है, पिछले जन्म में उन्होंने सबको मिसयूज किया है। तो अब वो करेगा तो प्रॉब्लम में आएगा लड़की वजह से। मेरे सामने तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर मेरे बहुत करीबी है, मैं जानता हूं। लड़की की वजह से उनकी 2.5-3 लाख रुपए की नौकरी चली गई। तो मैं तो आपको समझाऊंगा कि 13th है आपका, वैसे तो अनलकी माना जाता है, पर आप इसको कर्मा को जियो, आप सेंसुअलिटी से दूर हो जाओ, एक जगह फोकस करो, ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह सब छोड़ दो, क्योंकि आपको इसकी लत लगेगी। 13 मतलब 4, 4 मतलब राहु, राहु मतलब राक्षस, राक्षस मतलब दानव के सारे ट्रेट आप में आएंगे कि आपको दारू भी पीनी है, आपको मटन भी खाने हैं, आपको सिगरेट भी पीनी है, आपको नशे भी करने हैं, आपको लड़कियां भी चाहिए, लड़कियों को लड़के चाहिए, सब। तो आपको यही चीज अवॉइड करनी है। यह कार्मिक आपको डेट जो है आपके सामने भगवान ने तस्वीर रख दी कि बेटा किसी और के पास क्या जाएगा, अपनी आकाश रीडिंग क्या करवाएगा, ले पकड़, मैं तेरे सामने इन्फॉर्मेशन रखना, पहले इसको ठीक कर ले, इसको ठीक करते ही, जैसे मेरा नाम पहले अंचित था, अंचित टोटल बैठता 19 पे, और मैंने अपने आप पे महसूस किया, मैंने देखा कि मैं जब काम करता था ना, मैं अकेला काम करता था, मैं किसी मदद नहीं मांगता था। मेरी वाइफ कहती है, जैसे मैं आपको बताया ना कि बताया था कि मैं 8-10 घंटे की रिसर्च का मैं बैठता हूँ, तो 8-10 घंटे में बैठता हूँ, मैं खाना भी भूल जाता हूँ, पानी पीना भूल जाता हूँ। मेरी बीवी में पानी भर के लाके देती कि आप पानी तो पी ले यार, तू अपना लाइट तो चला ले, पंखा तो चला ले। ये एक नंबर कि मैं किसी की हेल्प नहीं देता हूँ, मैं सारा काम खुद करना चाहता हूँ। तो ये मुझे लेसन है कि आप जब लीड बनोगे तो अपने सबऑर्डिनेट्स को आप नर्चर करो, उनको और ग्रो करो। अगर आप उनको ग्रो करने में हेल्प करोगे तो आपका कार्मिक डेट हट गया। अगले जन्म में अब आप एक स्टेप और ऊपर जाने, तो इसी जन्म में आप एक स्टेप ऊपर जा सकते हो, इसी जन्म में जा सकते हो। मैंने अंचित से रवि कर दिया। लेकिन एक चीज है, अभी आपने जब बताया कि नंबर्स, तो चलो मैं जिस दिन पैदा हुआ दैट वाज नॉट इन माय कंट्रोल, मैं पैदा हो गया, मैं 1 तारीख को पैदा हुआ, ठीक है। लेकिन जो नाम मुझे मिला है, वो नाम मेरे साथ नहीं आया, वो नाम यहाँ पे बैठे किसी लोगों ने मेरा रखा है। हो सकता है गुरुद्वारे में, मंदिर में किसी ने दे दिया, या मेरे माँ बाप ने मेरा नाम पसंद करके वो नाम रख दिया। तो वो नाम कैसे मुझे इम्पैक्ट करा? मतलब अगेन सेम चीज कि डेट ऑफ बर्थ तो चलो भगवान ने डिसाइड करी, लेकिन नाम तो इंसान ने ही करा डिसाइड। डेट ऑफ बर्थ भगवान ने डिसाइड किया, डेट ऑफ बर्थ आपके कर्मा ने डिसाइड किया है, चलो वो कह लेते हैं। और ये आपका नाम भी आपके कर्मा ने डिसाइड किया है। और अच्छा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपका डेट ऑफ बर्थ आपके कर्मा ने डिसाइड किया, आपका नाम आपके माँ बाप के कर्मा ने डिसाइड किया है। अच्छा, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, वो स्टेगनेंट हो गई, वो उधर रह गई। एक ही चीज परमानेंट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जब तक कि हम यहाँ से नहीं जाते, इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाते, तब तक ये चीज तो स्टेगनेंट है हमारी लाइफ में। बाकी सारी चीजें टेम्परेरी हैं।
नाम, फोन नंबर वगैरह। पर आप ये देखो, आप कहीं भी जाते हो, मैं अगर आज आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको कहूँगा हाँ जी जितेश जी कैसे हो। मैं आपको कहूँगा कि हाँ जी सो एंड सो मुलांग कैसे हो। नहीं। हाँ जी मिस्टर डेट ऑफ बर्थ जी आप कैसे हो। तो आपका नाम जो है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। आपका नाम सुनते हैं तो आपकी पिक्चर दिमाग में आ जाती है। तो आपसे ज्यादा जो ट्रेवल कर रहा है वो क्या है? नाम। नाम। आप जहां नहीं हो वहां भी आपका नाम है, पर आप जहां हो वहां तो आपका नाम है। चैल्डियन 3000, जिसको हम बेबीलोन कहते हैं कल्चर, उनको हम चैल्डियन भी बोलते हैं। वो 3000 साल पहले उन्होंने कैलकुलेटर बनाया था। वो कैलकुलेटर था चैल्डियन कैलकुलेटर, जो नाम की फ्रीक्वेंसी नेम न्यूमरोलॉजी में, नेमियोलॉजी होता है वैसे कंप्लीट, जिसके अंदर नेम फोनोलॉजी भी होता है, नेम न्यूमरोलॉजी भी होता है। लोग खाली नेम न्यूमरोलॉजी दे रहे हैं, लेकिन नेमियोलॉजी होता है, उसके अंदर साउंड भी आती है, सब कुछ। तो उन्होंने नेम न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर ऑफ नेम को कैलकुलेट करने के लिए एक पूरा कैलकुलेटर बना दिया, और वो आज भी सबसे ज्यादा प्रिसाइज माना जाता है। अच्छा। 3000 साल पहले बना था। एक को फ्रीक्वेंसी दे दी 1 की। उन्होंने किया क्या? उन्होंने लेटर्स उठाए, उनकी फ्रीक्वेंसी अंडरस्टैंड की, नंबर्स उठाए, उनकी फ्रीक्वेंसी अंडरस्टैंड की। 1 से लेके 8 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी, जो साउंड में फ्रीक्वेंसी आ रही थी, वही साउंड की फ्रीक्वेंसी उन लेटर्स की आ रही थी, तो उनको उनके साथ कनेक्ट किया। अब उन्होंने एक नंबर और उठाया, नंबर 9, और उन्होंने देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि कहीं मिक्स ही नहीं हो रही। क्या करना चाहिए? मैं आपको अभी मैथमेटिकली प्रूव कर देता हूं। 9 एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी नंबर डालो वो नंबर बन जाएगा जो नंबर डाला है। फॉर एग्जाम्पल 9 में 5 डालो, 9 और 5 14, न्यूमरोलॉजिकल एडिशन करेंगे, 14 और 1 5, 4 1 5 हो गया। 9 में 8 डालो, 9 और 8 17, न्यूमरोलॉजिकल एडिशन करो, और 1 18 8। 9 में 2 डालो, 9 और 2 11, 11 1 1 2। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, जिसमें मिलाया बिल्कुल वैसा। 9 का वो हाल होगा वो कि भाई तू जिसमें जा रहा है उसके जैसा बोल रहा है, तो तेरी फ्रीक्वेंसी कोई लेटर वाली है ही नहीं, इसलिए 1 से 8 में उन्होंने फ्रीक्वेंसी करके छोड़ दी और 9 को छोड़ दिया। 9 यूनिवर्सल नंबर है। बजरंगबली का भी नंबर हम डिनोट करते हैं कि भैया आप उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, छोड़ दो। तो उन्होंने 1 से 8 तक बनाया। तो फिर ये 9 पिक्चर में कहाँ से आया अभी? 9 1 से 9 वो नंबर्स है ना, 1 से 9 नंबर है, पर 9 इतना स्ट्रांग है कि अगर आप उससे कुछ मल्टीप्लाई करोगे, उससे बहसबाजी करोगे, तो आपको और ज्यादा बहस हो जाएगी। वो आपको अपने जैसा बना देगा। 9 की क्वालिटी है वॉरियरशिप की। जैसे मैंने बताया ना 9 बंदा क्या होता है, 9 का मैंने बताया तू हाथ छोड़ मैं छोड़ता हूँ लात, कि अगर आप उससे मल्टीप्लाई है भिड़ने जाओगे तो कहेगा फिर लड़ ले आजा। उनसे प्यार से बात करने जाओगे ना 9 नंबर से, तो वो ये होगा कि प्यार से बात करो, अरे भाई ये कहीं हाथ जो तुम्हें ठीक लगता है यार, मुझे लगता है ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये रोज हो रहा है मेरे साथ। 9 से भिड़ने मत जाओ, मेरी बीवी भी 9 है, और मेरी बीवी का मेरे से मूलांक टोटली स्ट्रिक्ट एनिमी, हार्डकोर एनिमी। भाग्यान भी दोनों का हार्डकोर एनिमी। क्यों, कैसे, बताएंगे। लेकिन जो आपने नेम नंबर पे बात की थी, ना की फ्रीक्वेंसी, हाँ, वो जो शेक्सपियर का है ना, व्हाट इज देयर इन द नेम, वो भी नीचे अपना नाम लिखा शेक्सपियर है। उनको भी पता नाम तो मेरा चलेगा, तो मैं मर भी गया तो मेरा नाम, मेरी आवाज ही पहचान है। मैं मर भी जाऊंगा तो मेरी आवाज मेरा नाम चलता रहेगा। तो नाम की ये क्वालिटी है, नाम की ये फ्रीक्वेंसी कि आपके जाने के बाद भी वो रहता है इस दुनिया में, और आपके साथ जब रहेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी नेम नंबर पे, नेम फोनोलॉजी के हिसाब से, स्टडी के, वही साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से आपको इम्पैक्ट करती है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने बताया कि आपने अपना नाम चेंज किया, तो जब नाम चेंज किया था, जैसे आपका नाम पहले अंचित था, अभी आपका नाम रवि है, तो जब अंचित से रवि हुआ, जब लोगों ने रवि बुलाना शुरू किया, जब आपने लोगों को बताया होगा, तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब कभी कभी लगता है ना यार रवि तो मेरा नाम ही नहीं है, बचपन से मेरे माइंड में वो अंचित नेम बैठा हुआ है, तो जब ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस हुए, तो कैसे आपने चीज़ों को कॉप अप किया, कैसे आपको डिफिकल्टी नहीं हुई उस समय? डिफिकल्टी तो अलग बात है, लेकिन मैं मजाक का पात्र बन गया था। अच्छा। मेरा ही एक दोस्त मुझे मिलने आया, कहता हाँ वही
एंड आई वाज लाइक, भाई आपका नाम रावी है ना? मैंने कहा अच्छा अच्छा, ठीक है यार, ठीक है, एटलीस्ट बोल रहा है। पर हाँ, मैंने रवि इसलिए किया, मेरे को अंचित में प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को अंचित बहुत प्यारा लगता है नाम, है ना? लेकिन इस नाम में मेरे को इस नाम की फोनोलॉजी, मतलब नाम की साउंड में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे। अच्छा। तो मैंने फिर इसको अवॉइड किया। मोर ओवर मैंने स्टार्टिंग में अपना नाम ANCCHIIT भाटिया करके रखा, और ये मैं आपके सामने रिवील करता हूँ कि ये लोग नहीं रिवील करते हैं, ये अंदर की स्टडी रहती है ना, कि जब आपके नाम में 3 बार आई आ जाता है ना, या 3 से ज्यादा आई आ जाते हैं आपके नाम में, तो उस इंसान में ईगो इश्यूज बहुत हाई हो जाते हैं। मेरा इतना ईगो नहीं रहता था, हालांकि मैं, ठीक है मैं मानता हूँ थोड़ा ईगो रहता था, पर मैंने अपनी वाइफ से शादी किया था, अपना ईगो में काफी हद तक कम हो चुका था। लेकिन मैंने नाम चेंज किया, अंचित भाटिया करके किया। 2 महीने 2.5 महीने बाद मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि यार मैंने अभी स्टडी किया, क्या लगता है अभी मेरे ऐसा कुछ है कि मेरे लाइफ में, मतलब मैं ईगो वगैरह या गुस्सा? कहती हाँ। मेरी वाइफ एकदम ऑनेस्ट है, जो गलती है मुंह पे बताती है, नहीं तो मुंह पे बताती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बेकार की सोच रहा है तू। तो मेरी वाइफ ने सिंपल बताया, यस मुझे भी लग रहा है कि तेरे ईगो इश्यूज बहुत बढ़ चुके हैं पिछले 1-1.5 महीने में। मैंने कहा ठीक है, ये मेरे अलार्म था कि अलर्ट भैया भागो। मैंने 1 मिनट से पहले फिर मैं एस्ट्रोलॉजिकल उस पे गया कि जो कुंडली में मेरा नाम निकला था, रा से निकला था। तो मैंने कहा मम्मी ने मेरी बचपन में पापा ने नाम रखा था रवि, जिसको चेंज करके मम्मी ने कर दिया अंचित, कि उनको पसंद था। मैंने कहा मैं वापस रवि करूंगा, तो मैंने रवि किया। तकलीफ आई, कितने सारे लोगों ने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया कि यार अंचित ये क्या ढोंग कर रहा है, ये सब चलता ही है, ये सब काम भी होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रवि नाम रखने के बाद मुझे और मेरी वाइफ को थाईलैंड का एक टीवी चैनल, और बहुत वेल नोन टीवी चैनल है, बहुत अच्छा चलता है, HDM कॉट, वहाँ पे हमको इनविटेशन मिला टू टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी। अच्छा जी। हाँ जी। और हमारे पास आज भी वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी आपको मिलेगी। तो प्रॉपर टीवी चैनल है जहाँ पे वहाँ की सेलिब्रिटी हमारे सामने आके बैठे हुए थे, और वो सेलिब्रिटी पूछे थे न्यूमरोलॉजी है क्या। तो इस नाम ने मुझे फेम भी दिया और बहुत सपोर्ट दिया, पैसा भी दिया। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, स्टार्टिंग में तकलीफ हुई, लेकिन अब मेरे को 3 साल हो गए हैं। अब लोग मेरे को जो जानते हैं वो जानते हैं कि रवि है, और जो नहीं जानते, जो नहीं बुलाता, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। मैं तो सबके लिए कहूँगा कि अगर आपका नाम पूरा चेंज कर दिया है, वैसे तो चेंज करने की पूरी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जब नाम किसी का करेक्ट करने जाते हैं तो हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम उस बंदे का नाम का साउंड सेम रखें, साउंड में चेंजेस ना आए। पर मैंने तो पूरा पूरा नाम चेंज कर दिया। एक्सेप्टेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद उसके बेनिफिट्स ही बहुत दिखते हैं। मुझे थाईलैंड में बहुत ज़्यादा लोग अंचित के नाम से नहीं जानते थे, रवि जाते ही फेम पकड़ा, और उस वजह से मेरे को जाते ही HDM कोड पे मेरे को इनविटेशन मिला। इंडिया में लोग मुझे अंचित के नाम से जानते हैं, रवि के नाम से जानने लगेंगे। जब जानने लगेंगे धीरे धीरे धीरे, तो मुझे पता है कि यहाँ भी वही मेरे पास फेम मनी अट्रैक्ट होगा जो मेरे को थाईलैंड से इजीली अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा भी होता है क्या कि एक होता है मैंने नाम पुकारा रवि, राइट? अब जैसे आपने कहा कि हम ऐसा कंप्लीट चेंज रिकमेंड नहीं करते। अब मेरा नहीं, मैं रेकमेंड कर, मैं तो खुद, मुझसे बड़ा एग्जांपल कौन होगा? मैं न्यूमरोलॉजिस्ट ने पूरा ही चेंज कर दिया, कोई नहीं करता न्यूमरोलॉजिस्ट, मेरे गुरु तक ने नहीं चेंज किया। तो जैसे मेरा नाम है जितेश, हाँ, मैं कहता हूँ मुझे पूरा नाम चेंज नहीं करना, बिल्कुल ठीक। कुछ स्पेलिंग करेक्शन होंगे जैसे आपने अपने फर्स्ट नेम में किए थे, तो लिखने में और बोलने में, अब चाहे मैं उसमें डबल आई लगा दूं या मैं डबल एस लगा दूं, जितेश तो जितेश ही साउंड करेगा, राइट? और अगर हम बात कर रहे हैं साउंड फ्रीक्वेंसी की, कि साउंड से नंबर्स बन रहे हैं, नंबर्स से आपका कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट आ रहा, तो फिर फर्क क्या पड़ा? लिखने में ही तो चेंज हुआ, साउंड तो वो जितेश ही करता। हाँ, ये आती है सबकॉन्शियस वाला गेम यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, हम जब इसका नाम चेंज करते हैं तो हम उनको कहते हैं 7 से 8 स्टेप्स हैं, आप कोई भी 2-3 फॉलो करो। वो 7-8 स्टेप्स मैं आपके व्यूअर्स को भी बताता हूँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बताते ही नहीं है, बस नाम करेक्ट कर देते हैं, कहते हैं अच्छा हो तथास्तु, हो गया ठीक। पहला स्टेप ये है
कि आप रोज रात को एटलीस्ट 25 दिन तक अपना करेक्टेड नेम ग्रीन या रेड पेन से लिखो, करेक्टेड नेम। मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी आराम से, पहले मैं आपको 7 स्टेप बताया था। 7-8 हैं, 4-5 भी निकले, 6 भी निकले, जो भी निकले। दूसरा यह है कि आप रात को सोने से पहले, अच्छा जब मैंने उनको नाम बताया अपना लिखो, 10 मिनट तक आपको नाम लिखना है एक शीट पे, अपना करेक्टेड नेम 1 बार 2 बार 3 बार 10 मिनट तक लिखो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रात को सोने से पहले अपने दिमाग में सोते सोते सबकॉन्शियस माइंड में अपने दिमाग में अपने नाम की आंखें बंद करके स्पेलिंग दौड़ाओ। जैसे मेरा नाम है RAVIES भाटिया, RAVIES भाटिया, RAV, मैं उसको दौड़ाता रहूंगा जब तक नींद नहीं आती। इससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रजिस्टर करा रहे हैं कि ये करेक्टेड नेम है। थर्ड होता है सोशल मीडिया में अपडेट कर दो, विजिटिंग कार्ड पे अपडेट कर दो, व्हाट्सएप पे अपना नाम अपडेट कर दो, ट्रू कॉलर पे अपडेट कर दो। कोई आपको कनेक्ट कर रहा है बिजनेस कार्ड्स में, इधर उधर हर जगह अपना नाम, अपने नंबर, अपना नेम प्लेट पे अपना नाम अपडेट कर दो। तो अब ये कैसे इंपैक्ट डालता है, आपका क्वेश्चन है इम्पैक्ट डालता भी कि नहीं डालता है? साउंड तो वही रवि नहीं। जब आप जितेश, फॉर एग्जाम्पल आप रवि बोल रहे हो, रवि बोलते हैं, आपके दिमाग में एक स्पेलिंग दौड़ी RAVIE, क्योंकि मैंने आपको लिख के भेजी थी, लेकिन अगर नहीं लिख के भेजता तो आपके दिमाग में एक स्पेलिंग दौड़ती RAVI। बिल्कुल मेरे दिमाग में भी स्पेलिंग दौड़ रही है RAVIE। अगर मैंने करेक्ट नहीं किया तो RAVI दौड़ रही होती। सबकॉन्शियस माइंड में आपकी इतना पावर है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे, कि आप यहाँ बैठे बैठे हो दरवाजा खोल सकते हो बिना हाथ लगाए। आप यहाँ बैठे बैठे अपनी बॉडी से निकल के घूम के आ सकते हो दुनिया बिना वीजा के। जब इतनी पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ये सब करने की फिजिकल वर्ल्ड के साथ, तो क्या इतनी पावर नहीं है आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कि जब आपके दिमाग में नाम की स्पेलिंग दौड़ रही है तो उसके इम्पैक्ट भी दौड़ेंगे? लिखने को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने बचपन से लेके जवानी तक स्कूल किताबों में लिखा हुआ है, जहां पे मिला अपना नाम लिख लिया, इधर नाम लिख लिया, दीवारों पे नाम लिख दिए, तो वो नाम इम्प्रिंट छप चुके हैं। अब हमको उनको ओवरराइट करना पड़ेगा विद अ करेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए हम कहते हैं आप लिखो 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 लिख, जितना लिखोगे उतनी आपकी आंखें देखेंगी, उतनी आपकी आंखें देखेंगी, दिमाग पड़ेगा, दिमाग पड़ेगा सीधा सबकॉन्शियस पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके रजिस्टर हो जाएगा। जैसे वो पीछे रजिस्टर होता है वो एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट बोल दिया उसने कहा तथास्तु, उसके सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इजी टू अंडरस्टैंड। ये इम्पैक्ट है कि साउंड का तो आता है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो वो भी दिमाग में दौड़ता है। समझ गए। तो ऐसे कुछ नाम भी है जो जिन्हें हम कह सकते हैं ये लकी नेम्स है, ये अनलकी है। खैर अनलकी बोलना नहीं चाहिए, बट चलो हम टर्म यूज करते हैं इजीली समझने के लिए। तो कुछ ऐसे लकी नेम्स, कुछ अनलकी नेम्स है जो एक फिक्स है कि हाँ ये वाले नाम तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते ही होते हैं। 2 ऐसे नाम है जो इंडिया में बहुत ही कॉमन है, एक है पूजा, एक है नेहा। पूजा नाम देखो पहले तो लकी नेम कुछ नहीं है, अच्छा हाँ, बट हम ये कह सकते हैं कि कुछ नेम ऐसे हैं जिनसे आपको बच के रहना है। 2 नाम है नेहा और पूजा। नेहा की टोटल करते हैं तो रिलेशनशिप पे इशू लेके आता है। अच्छा हाँ जी, आपको पैसा कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट करवा देगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ जाएगी। हो सकता है रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पा रहा, हो सकता है बन ही नहीं पा रहा। एक पूजा ऐसा नाम है, वो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेके आता है, लेकिन वो अदर तरीके से, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है ऑपोजिट, जो भी आपकी लाइकिंग्स हैं, ऑपोजिट जेंडर, ये सब उनकी सेंसुअलिटी को अट्रैक्ट करता है। तो बहुत हाई चांस है कि पूजा नाम की लड़की, स्पेशली अगर वो मूलांक 6 या भाग्यांक 6 के साथ आई है, तो उसके मल्टीपल पार्टनर्स रहने के चांस बहुत हाई है। बट ये आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि यार जो देख रहे हैं मैं हम। प्रूव कर देता हूँ न्यूमरोलॉजिकली, नेम न्यूमरोलॉजी। पूजा का टोटल बैठता है 24। अच्छा 24 फ्रीक्वेंसी है, 2 और 4 मतलब 6। और इसके अंदर साउंड भी एक ऐसी आ रही है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी बताएंगे, या मैं आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा कि साउंड कुछ कॉम्बिनेशन फोनोलॉजी के हिसाब से ऐसे हैं जो इस चीज को आपको फेम दिला रहे हैं कि आप ऑपोजिट जेंडर में फेमस भी हो रहे हो, और फेम होने की वजह से आप उनको अट्रैक्ट भी कर रहे हो, आप उसको, और उस अट्रैक्शन को आप रोक भी नहीं रहे हो, आप कह रहे हो आने दो, बिकॉज ये दिल मांगे मोर। तो कुछ ऐसे नाम हैं
जो मैं कहूंगा कि आपको अपनी बेटी को ये नाम मत दो। और लड़कों में कुछ ऐसे ना? मैं आपको कहूंगा कि ओवरऑल एक साउंड ऐसी है जो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। और मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि लड़के के लड़की के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी या लड़की के लड़के के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगी, पर ओवरऑल रिलेशनशिप मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी। वो नाम होता है श, सॉरी वो साउंड है श नाम में। तो श जिसके भी साउंड नाम में आ रहा है, अगर आपके नाम के एंड में आ रहा है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी, लेकिन स्टार्टिंग में आ जा रहा है तो आपकी रिलेशनशिप मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो श साउंड से बचें, पूजा और नेहा के नाम से बचें। अपने बेटियों को ये नाम कोशिश करें ना दें। आजकल तो वैसे लोग बड़े अतरंगी से नाम ढूंढते हैं। पूजा नेहा तो नाम भी बहुत पुराने हो गए हैं। हाँ, लेकिन आज लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी गेम वो ही आपका कर्मा जो आपके साथ आता है ना, वो आपको लर्निंग डेट ऑफ बर्थ के साथ जो आता है, वो आपको लर्निंग के साथ आता है कि भैया आपको आपके कार्मिक कुछ बदले ऐसे रह गए हैं, नहीं तो आप जन्म ही नहीं लेते। जन्म लेने का मतलब है आपके कार्मिक डेट्स हैं। अब वो कौन से रहे हैं वो आपकी लाइफ आगे चल। नहीं तो आप प्रेमानंद जी महाराज जी बन के बैठे होते हो और बस कहते हैं कि मैं तो जकल छोड़ दूं चाहूं तो, बस भगवान का हुक्म है, बिल्कुल वाले का हुक्म है। अब उस लेवल पे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि हम इस लेवल पे बैठे हैं इसलिए हमारे पास कार्मिक डेट्स हैं। तो पूजा नाम, नेहा नाम आप नहीं भी चाहोगे, मतलब पेरेंट्स ने दे दिया तो फिर दे दिया, सही बात है। थोड़ा सा और हम डीप में जाएंगे। कुछ ऐसा सवाल कि क्या न्यूमरोलॉजी का जो कनेक्शन है चक्र सिस्टम और कुंडली सिस्टम जो होता है उससे कहीं ना कहीं रिलेट किया जा सकता है? इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। मैंने रिसर्च की है क्योंकि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने एक बहुत प्यारी बात कही थी। मैंने जब सुनी थी तो मैंने कहा यार बात तो बहुत प्यारी है, लेकिन इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा 369 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को समझना है, 369 को समझ लो। मैंने 2 साल पहले सुनी थी, तो 2 साल तक मैं सोचता रहा क्या क्या क्या। अभी रिसेंट मैंने रिसर्च किया, तो आपका जब क्वेश्चन आ रहा है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, कोइंसिडेंस कुछ होता नहीं है वैसे, तो मेरे ख्याल से मांगने के लिए आ रहा है कि ये क्या है। तो ठीक है, आप पेन एंड पेपर चाहो तो आप लेके बैठ जाओ, मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगा, आप चाहो तो रिसर्च कर लेना, चाहो तो अपने व्यूअर्स को बोले कि इसमें रिसर्च करें, हाथों हाथ आप पता करें। इसमें हम कुछ न्यूमरोलॉजिकल एडिशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च विच हैज बीन डन ऑन अ डिफरेंट, कि किसी डिफरेंट लेवल पे एक रिसर्च हुई है, उसको हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर्स में हम सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए, 7 चक्र होते हैं, बिल्कुल। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्रम चक्रा, राइट। कुंडलिनी की आप बात कर रहे हैं, कुंडली अवेकनिंग की बात कर रहे हैं, वो रूट चक्रा में होती है। तो जो रिसर्च बताती है, रूट चक्रा जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है वो है 396 हर्ट्ज, लिखिए। फिर आता है हमारा इसके ऊपर सेक्रल चक्रा, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करता है, ये 417। फिर इसके ऊपर वाला चक्रा आता है, वो आता है 528 हर्ट्ज। फिर इसके ऊपर जो चक्रा आता है वो आता है 639 हर्ट्ज। फिर इसके ऊपर जो चक्रा आता है वो जो वाइब्रेट करता है वो 741 हर्ट्ज पे करता है। इसके ऊपर जो थर्ड आई है वो 852 हर्ट्ज पे करता है। और फिर जब इसके ऊपर जो ग्राम चक्रा है ये वाइब्रेट करता है 963 हर्ट्ज पे। अब आपको मैजिक दिखाता हूं, मैं टेस्ला की बात यहां पे दिखाता हूं जो आपने कहा। ये जितनी भी मैंने आपको फ्रीक्वेंसीज बताई हैं, इन सबको एक एक करके न्यूमरोलॉजिकल एडिशन करें और ऐड करके देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा नंबर क्या है। सबसे ऊपर नंबर आएगा 9, 7 और 6, 3 + 6 + 9 = 18, 9। 9 उसके नीचे नंबर आएगा 3, आती थी 3, उसके नीचे आएगा 6, 7 और 8, 7 8 8 8 16 15 6, ठीक है। उसके नीचे आएगा 9, नो नो नो, उसके नीचे आएगा 3,
उसके नीचे आएगा 6, उसके नीचे आएगा 9, देखो 963, 9369369। तो टेस्ला ये बताना चाह रहे थे कि अगर आपने अपने इन फ्रीक्वेंसी को यूज करके साउंड से कहीं से भी अगर आप इन फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को वाइब्रेट करा देते तो आप यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करोगे, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो वेल्थ आप ले आओगे यूनिवर्स से जो आपको देने के लिए वो तैयार है, बस हम नहीं तैयार, ये वो बताना चाहते थे। तो अगर आप इन फ्रीक्वेंसीज पे अपना को वाइब्रेट करा देते हो किसी भी तरह, तो आप अपनी ये जो है ना चक्रास को एक्टिवेट करके प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, नॉलेज, विजडम, इन्हांसमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। तो इसको एक्टिवेट कैसे कराया जा सकता? मेडिटेशन, हर चक्रा के लिए अलग अलग कलर हैं। आप मेडिटेशन करते हो, उन कलर्स को आप अपने थर्ड आई में सोच सकते हो और उनको लोकेट करके उन चक्रा के पास ले जाके छोड़ सकते हो। पर ये नेक्स्ट लेवल है। फर्स्ट स्टेप आप मेडिटेट करो। सेकंड, अगर आप पूछना चाहते हो तो आप इन फ्रीक्वेंसीज को 3 से 4 मिनट, अच्छा एक्चुअली कहा यह है 369 है, नहीं है, तो सुबह के वक्त 3-3-3-3 मिनट इन फ्रीक्वेंसीज को सुनो, 21 मिनट लगेंगे। दोपहर के वक्त 6-6-6-6-6-6 मिनट सुनो, और रात के वक्त इन्हीं सारी फ्रीक्वेंसीज को 9-9-9-9-9 मिनट के लिए सुनो। 21 दिन कर लो, 21 दिन कर लो, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, इंफॉर्मेशन अपने आप आपकी झोली में आके गिरेगी। मैंने प्रैक्टिस की है तभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आके अपने आप गिरती है। कई रिसर्च मैंने आज नहीं की तो भी मैं दिमाग से कनेक्ट कर पाता हूं, क्योंकि मेरी जो कनेक्टिविटी है दिमाग की सबकॉन्शियस माइंड से, उनमें कहीं ना कहीं से आंसर ला के दे देती है थ्रू एनी मीडियम। मैंने अभी 3 लॉटरी, मैं लॉटरी के लिए अच्छा नहीं, मेरा जो कुंडली है लॉटरी के हिसाब से बहुत बुरी है, स्टॉक के हिसाब से बहुत बुरी है। मेरी वाइफ से आप पूछेंगे, मैंने उनको मेडिटेशन और गाइडेड मेडिटेशन है उससे निकलते ही मैंने उनको बताया, देखो मेरे पास 3 नंबर आए हैं, सॉरी 2 नंबर मेरे सामने आए हैं, 528 एंड 628, ये मेरी उसमें आए हैं विजन में। बस इतना मैंने बोला, क्योंकि वो लॉटरी का उसको शौक है, थाईलैंड में लीगल है वो। तो उसने उसी रात 20 बात की 528 पे, लाइक 825 पे और 528, 825 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के लगा दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई 5 बात, कोई 10 बात, कोई 2 बात। अब मैं शाम को बैठ के वही शाम तक बैठ के अपनी स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, अपना काम कर रहा था। मैं कुछ शाम को भागती हुई आती मेरी बीवी, खा 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 खा, मेरे को खा बोलती है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वी वन लॉटरी 20,000 बात। मैंने कहा 20,000 बात, कहती यू गेव दैट नंबर। मैंने कहा ओ, मैंने कहा तुक्का तो नहीं है। तो उसके बाद मैंने 2 बार और इसी टेक्निक को फॉलो करके ये इन्फॉर्मेशन निकाली। मेरी वाइफ ने गलती ये की कि उसने अपने हिसाब से नंबर डाल दिए, पर नंबर वही आया जो मैंने बताया, और ऐसे सर पकड़ के बैठी थी, आपने 568 बताया था और मैंने 817 डाला, और 568 एज इट इज आया था। मैंने कहा देख ले, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बताए थे तेरे को। आप अपने 7 चक्रास को एक्टिवेट कर लोगे, आपके पास वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो आपको लोग देने से रोक रहे हैं, आपके पास देना नहीं चाह रहे। अच्छा, जब नंबर्स की बात आती है, हमारे यहाँ जैसे हमने बात करी, हमारे आसपास नंबर्स ही नंबर्स, हमारा मोबाइल नंबर हो गया, हमारी ईमेल आईडी में भी नंबर होता है या तो नाम होता है, राइट, व्हीकल नंबर हो गया, किसी की कंपनी है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, घर का एड्रेस हो गया। तो ये नंबर्स किस तरीके से हमारी डेस्टिनी को इम्पैक्ट करते हैं, और करते भी है या नहीं करते? मैं आपको एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ कि आप देख रहे हैं एक लाइट है, मैं आपसे पूछूंगा लाइट कैसे स्टार्ट हुई, लाइट कैसे स्विच ऑन हुई, लाइट आपने कैसे स्टार्ट की, तो आप कहोगे, क्या कहोगे, आपके क्या स्टार्ट की लाइट? मैंने बटन दबाया हो। बटन दबाया, लाइट से हुई, राइट। ये लेमन लैंग्वेज है। तो अगर एक इंजीनियर से पूछते हैं हम कि भाई ये लाइट कैसे चली, तो वो ये बताएगा कि भाई देखो लाइट के पीछे दीवार में एक तार जा रही है,
तार पीछे से जाती हुई स्विच बोर्ड में कनेक्ट हो रही है, लाइव वायर लाइव के साथ कनेक्टेड है, अर्ध वायर अर्ध के साथ कनेक्टेड है। स्विच ऑन करने का मतलब हमने इसको लाइव वायर को ऑन किया, लाइव साइड को ऑन किया और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंची और लाइट जल गई। लेमैन कहता है कि भैया इधर से उधर जली। इंजीनियर बताता है कि ये पीछे इसकी तारें भी हैं जो आपको नजर नहीं आ रही हैं। अब लाइट की जगह ले लो वो इंसान और स्विच बोर्ड की जगह ले लो आप आपका डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ आपका स्टेगनेंट है, स्विच बोर्ड भी स्टेगनेंट है, लाइट भी वहां पे स्टेगनेंट है, आप भी स्टेगनेंट हो। अब लाइव वायर की जगह हमने अर्ध वायर लगा दी और अर्ध की जगह लाइव वायर लगा दी, तो या तो लाइट नहीं जलेगी या फिर शॉर्ट सर्किट होगा। अब आपकी लाइफ में भी ये नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ फोन नंबर, नेम नंबर, कंपनी नंबर, हम कंपनी नंबर में आएंगे, आपको बताऊंगा। सिंपलेस्ट लाइफ, एक सिंपल लाइट, सिंगल लाइट चल रही है, आपके पास एक फोन नंबर और एक नाम है, राइट? लाइव वायर और अर्ध वायर है, करंट फॉलो किया, फ्लो गया उधर और आपकी सक्सेस, मतलब लाइट के लिए सक्सेस क्या है कि वो जल के रोशनी दे। आपके लिए सक्सेस क्या है कि आप लाइफ में कुछ अचीव करो, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। तो सक्सेस अटेन करने के लिए यही चाहिए कि आपको पीछे से वायरिंग अच्छी चाहिए। तो नाम और फोन नंबर जिसका ढंग से कनेक्टेड नहीं होता उसको सक्सेस देखने में या तो डिले होता है या दिखता ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अगर वो नंबर 7 से डोमिनेट हो रहा है बंदा, तो बहुत हाई चांस है वो सुसाइडल टेंडेंसी भी अलग है उनमें। अच्छा, तो अब ये एक बेसिक लाइट की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अब आपने वो भी देखी होंगी जो मल्टी कलर लाइट्स होती हैं, कई लाइट्स में गाने भी लगे होते हैं। उन लाइट्स की जगह आप ले लो वो इंसान, मल्टी कलर की जगह ले लो वो इंसान जिसके पास बिजनेस है। गानों की जगह ये ले लो जो जिसके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो जितने ज्यादा फीचर्स इस लाइट के अंदर हैं उतनी ही ज्यादा वायरिंग चलेंगी और उतना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, उतना ही आपको ध्यान से करना पड़ेगा। लाइफ का भी यही है कि अगर आप बड़े ग्रोथ पे जा रहे हो तो फिर आपका बिजनेस का नाम, गाड़ी का नंबर, बिजनेस की फॉर्मेशन डेट, वो सारी वो वायरिंग्स हैं जो आपको अलग अलग कनेक्टिविटी देके लाइट को अलग अलग कलर से चमकाएगी और आपको अलग अलग म्यूजिक देगी, मतलब अलग अलग प्रोग्रेस देगी, सक्सेस देगी। तो ये है इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। साइंटिफिकली जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे समझ में आता है। एग्जाम्पल, मेरे एक जान पहचान जिसने बहुत ज्यादा रेफरेंस दिए हैं मुझे, और उसके थ्रू जो रेफरेंस मेरे पास आए हैं उन लोगों की लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं कि वो खुद आके मुझे बताता है, भाई अब लोग, मतलब ऑफिस के लड़के बता रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई ये बंदा तो अलग लेवल पे पहुंचा हुआ है। मैंने कहा हाँ, तो मैं उससे बड़ा खुश था कि उसने बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस दिए हैं। तो हम अपना सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं निम्रोलॉजी का, जिसमें कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट हम देना चाह रहे हैं कि फ़ोन नंबर वगैरह सबको एक ही बारी में लो, सस्ते में, ज़्यादा अलग अलग में देनी चाहिए। और लोग कहानियाँ नहीं है उसके आपके बारे में। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार हमारी टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर आया है, मैं चाहता हूँ मैं तेरे लिए भी भेजूँ। तो मैंने उसकी रिपोर्ट निकाल के भेजी। कहता चल थैंक यू। 2-3 हफ्ते बाद फ़ोन आता है, मैसेज आता है 4 हफ्ते बाद। कहता भाई तेरी भविष्यवाणी सच हो गई। मैंने भाई क्या हो गया, कैसे सच हो गई? मैसेज आता है, कहता भाई टाइम है तो बात करेंगे, टाइम है तो बात करेंगे। मैंने कहा भैया मैं अभी फ्लाइट पकड़ के थाईलैंड की तरफ जा रहा हूँ, इंडिया से थाईलैंड पहुंचूंगा, एक आध दिन में सब सेटल होंगे, मैं बात करता हूँ। उसने मेरे को फोटो भेजी, उसके अंदर प्रेडिक्शंस आ रखी। तो मैंने कहा भाई का एक्सीडेंट हो गया है घर में किसी का? कहता नहीं नहीं नहीं, तू घर में आएगा बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। घर में गया, फोन किया, कहता भाई उसमें दिखा था ना वो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, वो हो गया। मैंने कहा है? कहता एक मैरिड लड़की मेरे साथ गलती से उसका हुकअप हो गया, वो मैरिड है, मैं नहीं हूं भाई, मेरा लेना देना नहीं उसमें। अब वो मुझे कह रही है उसको पति की परवाह नहीं है अपनी, कह रही है मुझे दिक्कत नहीं तो तुझे काहे की दिक्कत, बात कर, मिलने आ। कह रहा भाई मैं परेशान हूं, मैं क्या करूं, मैं नहीं करना चाहता ये सब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने कहा भाई देख, सबसे पहले तो तेरे नंबर की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। कहता भाई प्लीज इसे निकाल दे प्लीज। मैंने कोई नहीं भाई, देखते हैं, मैं आप खाली ट्राई कर सकते हैं। उसके नंबर की फ्रीक्वेंसी चेंज की है। 2 हफ्ते बाद मुझे मैसेज करता है कि भाई क्या हालचाल। मैंने कहा भाई प्रॉब्लम सॉल्व हुई? कहता अरे वो तो हट गई यार, उसको छोड़, दूसरी प्रॉब्लम। हाँ, पर उसका विश्वास बन गया इस पे। उसका फोन नंबर चेंज किया, जैसे दूध से मक्खी निकाल के नहीं फेंक देते, उसके साथ वही काम हुआ। अच्छा जी,
कि फ्रीक्वेंसी चेंज करते ही उसके काम निपट गए। अब दूसरी प्रॉब्लम आई कोई उसके कहीं और से, जिसकी तरफ से आई वो अलग थी, बट हाँ ये काम करती है, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम आपके संग संग चलता है। फ़ोन आपके पास, आप अभी चाहे पॉडकास्ट में मेरे साथ बैठे हैं, पर फ़ोन आपके आसपास ही होगा। बिल्कुल। फ़ोन बजेगा उसी नंबर पे तो उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेगी, वही तो वाइब्रेट कर रही है ना, तो उसके इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएंगे। आपके नाम पे रजिस्टर हो चुका और आपका आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ जा चुका है उसके, तो आपके नाम पे ही आप यूज़ करते हो, आपको जाएगा। जो भी यूज़ कर रहा है, आपके आधार कार्ड में कोई और यूज़ कर रहा है, जो उठाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो हाँ, ये इम्पैक्ट करता है। तो मोबाइल नंबर एक समझ आ गया, मोबाइल नंबर सबके पास रहता है। तो क्या हर चीज़ के नंबर की फ्रीक्वेंसी हर अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगी? और मेरा मोबाइल नंबर मेरे लिए ही खराब हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर खराब है या अच्छा है जो भी है, तो वो सिर्फ मेरे लिए ही है, या फिर वही सेम नंबर अगर किसी और के पास जाएगा तो उसके लिए भी वैसा ही इम्पैक्ट देगा? वैसा ही इम्पैक्ट देगा। तो बेसिकली वो नंबर की फ्रीक्वेंसी है, उसका नंबर मेरे कोई रिलेशन नहीं है। यस, एक्चुअली होता क्या है ना कि जो चीज़ आपके पास सबसे करीब रहती है, आपके साथ ज़्यादा घूमती है, वो उतनी ज़्यादा आपके आसपास वाइब्रेट करती है, राइट? नाम आपका सबसे ज़्यादा गूंजता है, तो नाम के इम्पैक्ट फर्स्ट सबसे हाई रहते हैं। फिर आप फ़ोन के बिना आज के टाइम में कोई नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तो फ़ोन नंबर के इम्पैक्ट पर्सन के लाइफ में होते हैं सेकंड नंबर में। उसके बाद आप घर पे ज़्यादा रह रहे हो कि ऑफ़िस में ज़्यादा रह रहे हो, गाड़ी में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, जैसे अब कार ड्राइवर्स हैं, तो उनकी गाड़ी के नंबर की फ्रीक्वेंसी, जैसे उबर ड्राइवर ये सब होते हैं, उनकी गाड़ी के नंबर की फ्रीक्वेंसी अगर टोटल मिला के 4 पे आ रही है, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है 4 या 8 पे आ रही है, तो उनके एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, हो जाते हैं, कहीं लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कहीं रोड रेज हो जाता है, तो ये इम्पैक्ट डालता है। आप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ सबसे ज़्यादा रहोगे, वो फ्रीक्वेंसी आपको इम्पैक्ट डालेगी। तो अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। जैसे मैंने बताया, किसी के भी फ़ोन नंबर में 8 या 8 9 या 9 8 का कॉम्बिनेशन होता है, तो उनके क्रॉनिक इश्यूज़ बनने के चांसेस हैं। और जितना एंड में आ रहा है ये नंबर, उतने फास्ट इम्पैक्ट आ जाएँगे। 8 नंबर मेरे फ़ोन नंबर में तो स्टार्टिंग में भी 8 है, एंड में भी 8 है। मैंने कहीं एंड में आता है, कहीं पे 3 लास्ट 3 में। हाँ, पर एक एक्चुअली कहते हैं फ़ोन न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर ऐसे हैं जिनसे आपको हमेशा बच के रखना चाहिए। इनको आप अपने पास मत ही लेके आओ, 4 और 8। अच्छा। इनके कॉम्बिनेशन बनाने बहुत मुश्किल है। तो इन 2 नंबर्स को कोशिश करो अपने फ़ोन नंबर की फ्रीक्वेंसी से अलग करो। आपको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आप थोड़ा रिसर्च करना इस पे। बेल्जियम का एक नंबर बड़ा फ़ेमस, उसको बोलते हैं कर्स्ड नंबर। नंबर है 8888888। अच्छा। मोबाइल कंपनी के जो मालिक थे, सीईओ, सबसे पहले उन्होंने अपने पास नंबर लिया कि 8888888। क्या बात है, इन्फिनिटी, ये वो सब। जब नंबर दिया, विदिन फ्यू मंथ्स उनकी कैंसर से डेथ हो गई। ये एक हो सकता है, चलो कैंसर हो गया यार, कैंसर हो गया, मर गया बेचारा, ऐसा नहीं था। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया था उनके कॉम्पिटिटर्स के थ्रू। ये बात कभी बाहर नहीं आ पाई। कौन बाहर लेके आता? जो मर गया वो बाहर लेके आता। या जिसने दिया कौन बताता? वो तो दबा गया ना। लेकिन इसके बाद ये नंबर अब जाता है एक और इंसान के पास, वो भी तगड़ा बिजनेसमैन, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं डिनर कर रहा होता है और अचानक शूट आउट में उसको मार देते हैं। बिजनेसमैन। बाद में पता लगता है कि वो बंदा ड्रग्स वगैरह की सप्लाई करता था और उसका 2 नंबर का काम था। फिर जाता है ये नंबर एक और बंदे के पास, वो है गैंगस्टर। उसको भी पुलिस से या फिर गैंगस्टर से शूट आउट करके मार देती हैं। 1 साल के अंदर ये नंबर 3 बंदों के पास जाता है और तीनों की जान ले जाता है। उसके बाद से बेल्जियम के अंदर ये नंबर उसी मोबिल कंपनी ने, मैं नाम नहीं याद आ रहा, मोबिल करके ही है इसका नाम कंपनी का, इस कंपनी ने इस नंबर को कर्स्ड नंबर कह के ब्लॉक कर दिया और किसी को भी नहीं दिया। तो मैं कहता हूं कि किसी के फोन नंबर में मल्टीपल 8s आ रहे हैं, 3 से ज्यादा 8 बार आ रहे हैं, चाहे अलग अलग ही आ रहे हैं, चांसेस हाई हैं कि आपके एक्सीडेंट्स बनेंगे। और ज्यादा 8 आ रहे हैं, तो आप 2 नंबर के काम से, अगर आप कहीं झूठ डिसऑनेस्टी में इन्वॉल्व हो किसी के साथ, तो इस नंबर को, फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो। नहीं तो ये
आपको जजमेंट देने वाला। नंबर 8 का मतलब शनि, शनि जज, शनि महाराज जज करते हैं और जजमेंट का रिजल्ट देते हैं। अगर 8 नंबर की फ्रीक्वेंसी आपके आसपास घूमनी शुरू हो चुकी है तो ऑनेस्ट हो जाओ, लॉयल हो जाओ, झूठ मत बोलना, छोटी बात का भी झूठ मत बोलना, चाहे कितना भी कॉस्ट लगे, जो भी कॉस्ट देना पड़े, झूठ मत बोलना, तो ये आपको नंबर छोड़ देगा। नहीं तो फिर नंबर को छोड़ दो। और बहुत सारी कंपनीज में 13th फ्लोर नहीं होता, होता भी है तो लिफ्ट में 13 बटन नहीं होता कहते हैं। चाइना में नहीं है, चाइना में उसका रीजन वही है कि 3+1=4। हाँ, और एक्चुअली ये वेस्टर्न कल्चर से आया है बिलीव, क्योंकि जीसस जिस डेट को मरे थे वो डेट 13 थी। अच्छा, तो वेस्टर्न कल्चर में इस डेट को अच्छा नहीं माना जाता कि भाई जीसस चला गया हमारे 13 तारीख को, तो ये डेट ही अनलकी है। हालांकि नंबर कोई भी अनलकी नहीं होता, 4 भी अगर सही से यूज किया जाए और 8 भी सही से यूज किया जाए तो ये बहुत प्यारी फ्रीक्वेंसीज हैं। अच्छा। सो रवि जी, हम इसको थोड़ा सा मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ लेके जाते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड बनता चला जा रहा है, एआई ड्रिवन एक वर्ल्ड बनता चला जा रहा है, तो उसमें न्यूमरोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है? न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो डेवलप होती जा रही है। एस्ट्रोलॉजी डेवलप हो चुकी है, ग्रह हमको पता लग चुके हैं, 9 नंबर का भी हमको पता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी अभी भी स्टडी चल रही है, रिसर्च चल रही है। जैसे मैं अपना रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो अलग अलग एस्पेक्ट्स पकड़ के उन पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये अभी भी चलती चली जा रही है। और इस कलयुग की दुनिया में एआई ड्रिवन आप जो कह रहे हैं वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड में हर किसी को नंबर चाहिए। अगर आपको हायर करना है किसी को, हायर करने के बाद आप एम्प्लॉय से कहते हैं कि भैया नंबर्स ला के दो मुझे। हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर डॉक्टर्स हैं तो कहते हैं भैया कितने बंदे आज एडमिट कराए, नंबर्स चाहिए। पैसा, स्टॉक मार्केट, नंबर्स चाहिए। हर चीज में नंबर है। आज ही उस जो हम युग की बात करें तो ये तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा वैलिड है। इनफैक्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैं बोलूं, पर मैं बोल देता हूं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मैंने देखा है कई लोग एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से अपनी मैचिंग करवाते हैं और उसके बाद अपनी मैच मेकिंग के बाद शादी करते हैं। इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है ये, लेकिन फिर भी डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब मैंने उनका असेसमेंट न्यूमरोलॉजिकली किया तो मैं बताया कि भाई, जब मेरे सामने आए कि हमारा नहीं ऐसा, मेरा नहीं बना ये वैसा, तो मैंने कहा ये तुम्हारा बिहेवियर ऐसा रहता था और उसका बिहेवियर ऐसा रहता था। हाँ जी, ऐसे ऐसे बिहेव करते थे। हाँ, आपको कैसे पता? मैंने कहा यहाँ पे तुम दोनों का बिहेवियर एकदम ऑपोजिट जा रहा है, कन्फ्लिक्ट तो बैठ ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताएगी कि आप रिचुअल्स फॉलो करो, 6 महीने, एक हफ्ता पेड़ के आगे पीछे घूमो। मैं किसी को लुक डाउन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज देता हूँ लोगों को। पर कितने लोगों में पेशेंस हैं कि हर हफ्ते सैटरडे को जाके उस पेड़ के नीचे, बरगद के या पीपल के पेड़ के नीचे दूध रोज रख पाएंगे? न्यूमरोलॉजी में एक होता है, एक सिंपल सी बात है। एस्ट्रोलॉजी में आपको बार बार करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। न्यूमरोलॉजी में एक बार लगा डाला, लाइफ जिंगा लाला। एक बार आपने नाम करेक्ट किया, उसको एक्टिवेट करवा लो, बिजनेस कार्ड्स में छाप लो, सोशल मीडिया में कर लो, दोस्तों को स्प्रेड कर दो। फोन नंबर आपने कराए, एक बार चेंज किया, एक बार का खर्चा, अब आपको बार बार जाके नहीं करना पड़ेगा। अरे मेरा फोन, ये वो कुछ नहीं, एक बार फोन नंबर की फ्रिक्वेंसी आ गई, 12 15 20 साल तक तो आप नहीं छोड़ते। नाम करेक्ट कर लिया तो पूरी जिंदगी नहीं आप छोड़ते। तो एक बार लगा लाला, लाइफ जिंगा लाला, ये सिंपल है न्यूमरोलॉजी। टाइम कम है, जल्दी से इसको इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो और अपने काम पे चलो। अपने कर्मों को पीछे मत करो। 80-85% आपका कर्मा है। बिल्कुल, कर्म को पीछे मत रखना। रिचुअल्स आप करना चाहते हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी तरफ से आप कर सकते हो। और आपको नहीं पता तो मैं भी आपको बता दूंगा रिचुअल्स करने को। लेकिन जिसके पास टाइम ही नहीं है रिचुअल करने का, वो तो एक वन शॉट सॉल्यूशन चाहता है ना। तो न्यूमरोलॉजी में हम वन शॉट सॉल्यूशन देते हैं कि एक बार करो। मेरे पास जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने नाम करेक्ट कराया,
उन्होंने ना करेक्ट कराने के बाद अपना फोन नंबर, कार नंबर, घर का नंबर, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम, उनका डिटेल वो सब भी करेक्ट कराया अपनी। उसके बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का भी नाम मुझसे सेट कराया, लोगो भी मुझसे से डिजाइन करवाया। और तो और मेरी कुछ क्लाइंट्स हैं, मेरी एक क्लाइंट ऐसी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और अब वो मेरे बिजनेस पार्टनर है। और उन्होंने इस बेस से बिजनेस दिया कि आप बिजनेस कर रहे हो, ऑकल्ट कपल ऐप, मैंने उनको बताया हम ऑकल्ट कपल ऐप कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हो, हाँ जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगी, जो परसेंटेज देना आप दे देना। वो मेरी क्लाइंट थी और आज भी हैं, मतलब अब तो मेरी बिजनेस पार्टनर है। जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया तो मेरे क्लाइंट्स ने सबसे पहले कहा कि न्यूमरोलॉजी आपसे सीखनी है। क्लाइंट्स ने ही सीखी। तो न्यूमरोलॉजी का ये इम्पैक्ट है, लोगों को पता है कि एक बार अगर आपने कर दिया, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। और मेरे से बार बार नहीं आती है कहने कि मेरे बिजनेस का नाम फिर से चेंज करो, मेरा लोगो फिर से चेंज करो, कि मेरा गाड़ी का नंबर चेंज करो, नहीं कहती वो। फोन नंबर चेंज करने के लिए नहीं कहती हैं वो। हो गया, थैंक यू, धन्यवाद, एक बार पैसा लिया मैंने, थैंक यू, जिंदगी भर का काम हो गया आपका। एस्ट्रोलॉजी में आप बार बार आओगे, अब ऐसा कब होगा, अब वो कब होगा। एस्ट्रोलॉजी बताती है वो कब होगा, वो क्या होगा, वो कैसे होगा। न्यूमरोलॉजी बताती है वो कैसे होगा। एस्ट्रोलॉजी बताएगी वो क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। न्यूमरोलॉजी में आपको ये पता लगेगा कि मेरे को क्या करना है, किस तरीके से होगा। आपको बात दिखाती है न्यूमरोलॉजी। तो आज के लाइफ में जब लोगों के पास टाइम कम है, इट्स अमेजिंग। तो अगर इतनी ही पावरफुल है न्यूमरोलॉजी, तो फिर ये जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल आदमी बैठे हैं, फैमिलीज बैठी है, तो वो अपने बच्चों को फ्रॉम डे वन कैसे सक्सेसफुल नहीं बना सकते? आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब बहुत छोटे में नहीं दे पाऊंगा मैं। नहीं नहीं, हमारे पास अच्छी चीजों के लिए बहुत टाइम है हमारे पास। चलिए फिर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको क्या लगता है कि मतलब अमीर लोग इन ऑकल्ट प्रैक्टिसेस को, ऑकल्ट साइंस को यूज नहीं कर रहे? कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिचेस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ, बी डिफरेंट कंट्रीज, वो इन ऑकल्ट प्रैक्टिसेस को यूज ही नहीं, अब्यूज भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम यूज का बताएंगे। न्यूमरोलॉजिकली 9 के सबसे फ्रेंडली नंबर्स, 9 के बहुत ज्यादा फ्रेंडली नंबर्स नहीं है, बट सबसे ज्यादा फ्रेंडली नंबर्स होते हैं 1 और 5। अच्छा। ये आप अब समझ पाएंगे जब मैं बोल रहा हूं। तो जब 9 और 1 साथ में आते हैं तो अमेजिंग चीजें होती हैं, लाइफ अलग लेवल पे जाती है। 9 और 5 भी जब साथ में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया काम होता है। अब आते हैं इंडिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली पे। तो जो अंबानी फैमिली है, मुकेश अंबानी जी और उनके 2 सपुत्र और 1 सपुत्री, जो 2 पहले बच्चे हैं, उन दोनों का मूलांक आता है 5। दोनों सेम डेट पे पैदा हुए थे, जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, 23-23। फिर मुकेश अंबानी जी खुद का मूलांक आता है 1। अच्छा। फिर अनंत अंबानी जो सबसे छोटे बेटे हैं, उनका मूलांक आता है 1। 1 और 5 आ गया। उनकी गाड़ी के नंबर आप ढूंढ के देख लो, 9999, सारे 9999 पे हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? सॉरी, बट न्यूमरोलॉजी में पहली लेसन ये सिखाई गई थी मुझे, देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, हर चीज के पीछे एक रीजन है। आपको रीजन ढूंढना है, नंबर हेल्प करेंगे। जियो कंपनी, आप चिल्ड्रन कैलकुलेटर पे आप खोल के चेक कर लीजिए, जे को नंबर 1 मिलता है, आई को नंबर 1 मिलता है, 1 1, और ओ को नंबर 7 मिलता है। जे आई ओ, टोटल क्या बैठता है? 1 + 1 + 7? नहीं, कोइंसिडेंस नहीं। शाहरुख खान की गाड़ी का नंबर 555 है। 555 टोटल मिला के आता है 6 फ्रीक्वेंसी। 6 फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? 6 की फ्रीक्वेंसी होती है ग्लैमरस वर्ल्ड की, शुक्राचार्य की। उनको लस्ट पसंद है, लग्जरी पसंद है। बॉलीवुड में लस्ट और लग्जरी चलती है, शो ऑफ चलता है। 555, क्या ये कोइंसिडेंस है? हर चीज कोइंसिडेंस है तो भाई ठीक है, हर चीज कोइंसिडेंस है। ये तो आ गए यूज के केसेस। एक दो और आपको बताता हूं। बैंकर जेपी मॉर्गन, जेपी मॉर्गन एक बड़ी प्यारी बात कह के गए हैं।
उनके कोट है, उनका कोट आप सर्च करिएगा। कहते हैं मिलियनर्स, करोड़पति डोंट डू एस्ट्रोलॉजी। करोड़पति एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, बिलियनर्स डू, बिलियनर्स मानते हैं। उनकी कंपनी की वर्थ आज भी $852 बिलियन है उनके मरने के बाद। तो कह सकते हैं जब वो जिंदा थे तब भी बिलियनर थे। एक बिलियनर कहता है कि मिलियनर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स फ्रेंड्स डू। बता के चले गए, कर्म करके चले गए कि भैया मैंने छुपाया कुछ नहीं है, तुम्हारे को बता के चला गया, माने नहीं माने तुम्हारी मर्जी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, थोड़ा सा अपर क्लास, उससे भी थोड़ा अपर क्लास, जैसे आपने बताया मिलियनर्स तक, क्या उनको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि अरे ये सबसे कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, उसी से सब हो जाएगा? तो क्या ये ऊपर बैठे लोगों का कोई स्कैम है? मैंने आपको कहा था कि ये इस पावर को अब्यूज भी करते हैं। तो हमारे को कई सालों से मैनिपुलेट किया जा रहा है। आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि मैं 10 टेस्ट ड्राइव करूंगी और 20 वैसे शादी करूंगी। 20 टेस्ट ड्राइव के बाद भी मैं देखूंगी मैं शादी करूंगी नहीं करूंगी। मेरे पापा तो कह रहे हैं बेटा तू टेस्ट ड्राइव्स करके आ, फिर हम देखते हैं तेरी शादी करानी नहीं करानी है। लड़के में इतनी हिम्मत आ गई है। मर्द मर्द बनने को तैयार नहीं है, मर्द औरत बन रहा है। औरत एक मर्द के साथ रहने को तैयार नहीं है, उसको भी कई सारे मर्द चाहिए हैं। 13-14 साल की उम्र में जब हमको नहीं पता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, आजकल फुल लव इमोशन चल रहा है। बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रिलेशनशिप चाहिए भी कि नहीं, फिजिकल इंटीमेसी चाहिए भी कि अभी उसके लिए टाइम है। आर यू कंप्लीटली ग्रोन अप, कर सकते नहीं? इतना डिस्टॉर्ट कैसे हो गए, इतना डिस्टॉर्ट कैसे हो गए? वेल, एक ऐसी चीज है जो हर इंसान कंज्यूम करता है, हर इंसान, हर जानवर कंज्यूम कर रहा है, वो है म्यूजिक। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, आदमी, औरत, जवान, बूढ़ा, कभी कभार तो हमारा डॉगी भी इस चीज को कंज्यूम कर रहा है। तो क्या इलीट ने कुछ ऐसा किया होगा, मैं इलीट्स बोल रहा हूं, कुछ ऐसा किया होगा कि आज हम इस कंडीशन में बैठे हैं? सकता है, जैसे मेरा सवाल था। तो मैं बोलता हूं हाँ। 2010 से एक फ्रीक्वेंसी, एक नाम बहुत पॉपुलर है न्यूमरोलॉजिकल वर्ल्ड में, उसको बोलते हैं डेविल्स फ्रीक्वेंसी। डेविल है क्या? न्यूमरोलॉजिकली आते हैं तो राहु और केतु, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये दो डेविल्स हैं जो हमारे ग्रहों में आके जिनको जगह मिली। राहु इज अ सेनापति, राहु है सेनापति राक्षसों का, उसका नंबर 4 है। अब आप आते हैं हमारे म्यूजिक में, ए नोट जो डिजाइन किया गया, कोई भी गिटार ले लो, कुछ भी ले लो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सेट है ए नोट इक्वल्स टू 440 हर्ट्स। अब हम न्यूमरोलॉजिकली आते हैं पहले, 4 + 4 + 0 8, डेविल + 0 इज 8, 8 है स्ट्रगल का नंबर। शनि महाराज कहते हैं मैं रगड़ूंगा तुम्हें, इन्फिनिटी तक रगड़ूंगा, ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्ट रहोगे तो इतना दूंगा कि कोई नहीं दे पाएगा। पर आपकी जो आपको जो रगड़ा जा रहा है, उसकी इनिशिएशन ही डेविल से हो रही है, तो ऑनेस्टी तो खत्म। ये तो न्यूमरोलॉजिकल असेसमेंट है कि ऑनेस्टी खत्म हो गई है बाकी, तो ये हमेशा रहेगा। लेकिन ये तो रहा एक न्यूमरोलॉजिकल हाइपोथेटिकल मामला। हम इसको तब सच मानेंगे जब साइंटिफिकली या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से कुछ बोले, करेक्ट? तो ये जो बात शुरू होती है 1822 में शुरू होती है। 1822 में पेरिस का सबसे पहला ए नोट बनाया गया, सबसे पहला ए नोट 1822 में बना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेट की गई 432 हर्ट्ज में। ठीक है, जब ये म्यूजिशियन ने फ्रीक्वेंसी सेट की तो उन्होंने ये कहा कि ये फ्रीक्वेंसी हमारे को बहुत ही सूदिंग लगती है, क्रिएटिव, हमारी क्रिएटिविटी को इन्हांस करती है और हमें बहुत रिलैक्सिंग कराती है। इस पे काम करते हैं आपको ज्यादा टाइम तक काम करने का मजा आता है।
तो हम 432 हर्ट्ज इज वेरी गुड। फिर 1859 में इटली के एक म्यूजिशियन आए, कहते मैं भी इस बात को एडवोकेट करता हूं कि 432 हर्ट्ज यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है और आपको यूनिवर्स की सारी चीजें मिलती हैं इससे। फिर अचानक 1910 में जेसी डीगन, जॉन कैलहुन डीगन, ये आते हैं अमेरिका में। ये बताते हैं अपने आप को मैं एक म्यूजिशियन हूं और एक रिसर्चर हूं, और मैंने अपनी रिसर्च से पाया है कि 440 हर्ट्ज बहुत ही बढ़िया फ्रीक्वेंसी है, इसको हम ए नोट में डालेंगे। तो 1910 में उन्होंने कहा हम डालेंगे, और बिना उनसे कोई सवाल पूछे, ये कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट बोलते हैं, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट बोलते हैं कि बिना कोई सवाल पूछे कि आप क्या रिसर्च किया, किन लोगों पे रिसर्च किया, कैसा कैसा रिसर्च था, रिजल्ट क्या था, या फिर आपके रिसर्च का फंडिंग सोर्स क्या था, कुछ जवाब नहीं मांगा, कोई सवाल नहीं किया, बस उन्होंने कहा ठीक है आप कहते हैं मान लेते हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट ये भी कहते हैं कि एक फैमिली जो एजेंट है, आज के टाइम की भी दुनिया की सबसे रिच फैमिली की, दुनिया की सबसे रिच फैमिली एक फैमिली है जिनका वर्थ आज भी $500 ट्रिलियन है। हमारी कंट्री का वर्थ $4+ ट्रिलियन है, पूरी कंट्री, और उस अकेली फैमिली का वर्थ $500 ट्रिलियन है। बहुत बड़े है। तो ये कहते हैं कि उस फैमिली ने अपने एजेंट्स जो रॉकफेलर फैमिली में थे उनके थ्रू फंडिंग करवाई रॉकफेलर फाउंडेशन में। 1900 से लेकर 1910 तक उन्होंने रिसर्च की कि इंसानी दिमाग पे अलग अलग चीजों के क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। उसमें साउंड भी आता था और भी अलग अलग टेस्ट आते थे। साउंड से सबसे ज्यादा इंप्रेस हुए वो, और फिर अचानक 1900 से 1910 तक ये रिसर्च गई, और 1910 में जेसी डीगन आके कहते हैं 440 हर्ट्ज गुड फ्रीक्वेंसी, कोई सवाल नहीं किया गया, कुछ नहीं किया, चलो ठीक है। 1910 के बाद ये आगे चलता, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन जो म्यूजिशियंस थे वो कहते थे हमने 440 हर्ट्ज ट्राई किया है, वी आर नॉट कंफर्टेबल, हमको नहीं इस पे गाना बजाना, हम 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ही म्यूजिकल नोट्स पे ही बजाएंगे। जेसी डीगन ने अपने सारे, यूएस की पहली कंपनी थी जेसी डीगन, जिन्होंने अपने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ए नोट इक्वल्स टू 440 हर्ट्ज में रिलीज किए। अच्छा, और अमेरिकन फाउंडेशन की इजाजत से 1912 में अचानक ही एक ऐसा किस्सा होता है जिसको सब लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं टाइटैनिक। उस टाइटैनिक के अंदर यूरोप की, यूके की, यूएस की रिचेस्ट फैमिलीज, एलीट फैमिलीज सारी वाइप आउट हो, सारी की सारी वाइप आउट हो गई, और कुछ चुनिंदा फैमिलीज रह गई। उस टाइटैनिक के मालिक थे जेपी मॉर्गन। ये वही जेपी मॉर्गन है जिनका था बिलियनर्स डू एस्ट्रोलॉजी, जिन्होंने लास्ट मोमेंट में पुल आउट किया कि नहीं मेरी तबियत खराब है, मैं नहीं जा रहा, आप लोग जाओ। कोइंसिडेंस आप मानो तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी 1912 में है, 1914 में चलते हैं। 1914 में अचानक ही वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है, जो 1918 से 1919 के तक चलती है। कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट कहते हैं कि इस दौरान इन्होंने जो भी जो एलीट्स थे उन्होंने सोल्जर्स और फैक्ट्री वर्कर्स को पकड़ के, जो दूसरे पार्टी के सोल्जर्स थे ना जो पकड़े गए, उन पे साउंड टेस्ट करके उनको टॉर्चर करने की कोशिश की, उन पे इम्पैक्ट देने की कोशिश की कि क्या होता है। इसकी रिपोर्ट कोई बाहर ज्यादा नहीं आई, पर ये पक्की बात है कि ये हुआ था, और इसका नाम दिया जाता है MK अल्ट्रा। आप रिसर्च करेंगे आपका दिमाग घूम जाएगा, MK अल्ट्रा था क्या, इन्होंने क्या क्या प्लान किया था MK अल्ट्रा के अंदर। और ये MK अल्ट्रा यहीं पे नहीं रुका, 1919 के बाद 1925 में अब यूएस के अंदर गवर्नमेंट कहती है अच्छा एक वर्ल्ड वॉर हो गया, कई एलीट्स वाइप आउट हो गए, कई कंट्रीज और कई म्यूजिशियंस शायद से जो कहते थे हम नहीं मानते शायद वाइप आउट हो गए। अब 1925 में यूएस के अंदर लॉ आता है, या ऐसा प्रॉपर आता है कि अब
यूएस की जितनी भी कंपनीज हैं जो इंस्ट्रूमेंट मेकिंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मेकिंग कंपनीज हैं, उनका सबका स्टैंडर्ड रहेगा ए इक्वल्स टू 440 हर्ट्स। 1925। फिर आते हैं डायरेक्टली 12 साल आगे, 1939 में होती है वर्ल्ड वॉर 2। 1937 में आते हैं हमारे भाई साहब गोबल्स, जो कि प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं फॉर नाजीज। अच्छा, 1937 में उनको पता लगता है कि भाई 1925 में ऐसी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है और ये लोग तो मजे उड़ा रहे हैं, एलीट्स। तो वो कहता है भाई सुनो, ये फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज की हमारे सारे रेडियो स्टेशन में हमारे मोटिवेशन म्यूजिक के साथ बजेंगी, गाने के साथ बजेगी। रेडियो स्टेशन का हर स्टेशन अब 440 हर्ट्ज पे ट्यून होगा। अब एक किस्सा बड़ा प्यारा आता है। 1939 में, जस्ट 2 इयर्स, नाजी यूके के अंदर, एक ब्रिटेन के अंदर एक मीटिंग रखते हैं। उसमें कई सारी यूरोपियन कंट्रीज को बुलाते हैं कि जो जो कंट्रीज मानती हैं ए इक्वल्स टू 440 हर्ट्ज होगा, इस पे साइन करें, अपनी कंट्री में इसको एग्जीक्यूट करें। यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, साइन करती हैं, मानती हैं। यस, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी थी जो कहती हैं हम नहीं करेंगे, क्योंकि शायद उनको पता था कि क्या है, पर उन लोगों को इनविटेशन भी नहीं मिला। उन कंट्रीज को इनविटेशन भी नहीं मिला कि आप आके डिस्कशन का पार्ट बनो कि हम इसलिए कर रहे हैं, उनको नहीं मिला। अचानक 4 महीने के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब साइन कर रहे हैं, हो, और अचानक 4 महीने के अंदर वॉर छिड़ गई। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी। इसमें कई सारे लोग वाइप आउट हुए और कहते हैं ये एक ऐसा दौर था जिसमें टार्टेरियन सभ्यता खत्म हो गई। आप उस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा टार्टेरियन सभ्यता क्या थी, हमसे भी ज्यादा वे एडवांस्ड आज के साथ, आज से भी ज्यादा। अच्छा ले, हाँ जी, मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी वो थी कि हमारे पास है पर हमारे पास नहीं है। समझिए, हमारे पास है पर हमारे पास नहीं है। वो इंसानों के पास है पर हम इंसानों के पास नहीं है। तो 1939 में वॉर छिड़ी, 1945 में वॉर खत्म होती है। अब MK अल्ट्रा का बहुत ज्यादा यूज हो, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको ऑब्जेक्ट किया कि आप ये नहीं कर सकते। आप रिसर्च करके देखिएगा MK अल्ट्रा क्या है। उन्होंने सोनिक वॉरफेयर यूज किया, साउंड को यूज करके सोल्जर्स पे लिटरली मारा है हमको। साउंड की, खाली साउंड यूज करके लोगों को मार दिया उन्होंने। ऐसे कैसे? साउंड की फ्रीक्वेंसी से वो करके एक साउंड चलती है। अभी रिसेंट एक केस आया था, मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा था कि किसी यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आए और पीछे से पुलिस आई। कोई लठ नहीं उठाया, कोई बंदूक नहीं उठाई, कोई आंसू गैस वगैरह कुछ नहीं, खाली पीछे साउंड लेके आ रहे हैं और लोग मर गए वहां पे। अभी रिसेंट किस्सा है, वो लोग मरे हैं, इंजर्ड हुए हैं। ये साउंड की पावर थी जो इनको पता लग चुकी थी। 1955 में ISO कहता है कि अब पूरी दुनिया का जो A इक्वल्स टू होगा वो 440 हर्ट्ज होगा। जो सारे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल बनेंगे वो A इक्वल्स टू 440 हर्ट्ज में बनेंगे। हर जगह, इंडिया, यहां वहां, हर जगह अब मजबूरी में आपको करना पड़ गया। क्या ये हम कह सकते हैं, मैं कोई क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, क्या हम ये कह सकते हैं कि उन एलीट्स ने बचे हुए लोगों को भी वाइप आउट किया जो इसमें ऑब्जेक्ट रेज कर सकते थे, ऑब्जेक्शन उठा सकते थे कि नहीं ये गलत है, उनको भी वाइप आउट किया। उसके बाद 1955 में एग्जीक्यूट किया, इंप्लीमेंट किया, और आज 70 ईयर डाउन द लाइन हम जिस कंडीशन में बैठे हैं, ये सारा उनका रिसर्च है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलते हैं ये सारा। लेकिन हम थोड़ा प्रैक्टिकल साइंटिफिक बात पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास तो रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट तो नहीं है ना। नहीं, तो एक्सपेरिमेंट आप कहां से देखेंगे? चलिए, एक टेस्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिमेटिक, CYMATICS, सिमेटिक्स टेस्ट। सिमेटिक टेस्ट ये होता है कि आप साउंड की फ्रीक्वेंसी को अलग अलग सरफेसेस पे चेक करते हो कैसा काम कर रही है। सॉल्ट होता है, सैंड होता है, वाटर होता है। तो जब 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को उस सिमेटिक टेस्ट वाटर के ऊपर किया गया, तो जब मैंने देखा है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है,
कि बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स बन रहे हैं 2-3 सेकंड के लिए, और वो घूम रहे हैं, वाइब्रेट करके पूरे पानी में घूम रहे हैं, लेकिन वो बन रहे हैं और 2-3 सेकंड में चेंज होके बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो चेंज होके दूसरा बना जा रहे हैं और वो घूम रहे हैं। और यही मैंने जब 440 हर्ट्ज का टेस्ट देखा, तो ये जो पैटर्न बन रहे हैं ना, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर टूट रहे हैं, डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, फिर बन रहे हैं, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में टूट रहे हैं। इस बार ज्यादा देर तक रह नहीं पा रहे और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर नहीं बन रहे, बहुत ही डिस्टॉर्टेड बन रहे हैं। ये वाटर के ऊपर टेस्ट है, पर इससे हमारा क्या लेना देना? सही बात है। एक इंसान 5 तत्वों से बना है। हम्म। सबसे ज्यादा तत्व हमारे अंदर कौन सा है? पानी। पानी, मतलब वाटर। अब वाटर उस ग्लास के अंदर वो वाइब्रेशन ले रहा है, हमारे अंदर क्या वाइब्रेशन ले सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग आती है। हम किसी ना किसी तरीके से उस म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, तो मतलब कुछ तो अंदर जा रहा है। राइट, एब्सोल्युटली। तो वो 440 हर्ट्ज की वाइब्रेशंस जो हमारे अंदर के वाटर को टच कर रही है, बहुत जल्दी डिस्टॉर्ट कर रही है। टेस्ट हो रखे हैं और बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हुए, लेट मी टेल यू। अब टेस्ट क्यों नहीं हुए ये मैं नहीं जानता, बट 3 टेस्ट हुए। एक हुआ 33 बंदों को लेके, एक हुआ 57 बंदों को लेके, एक हुआ 66 बंदों को लेके। और टेस्ट बड़ा सिंपल सा था, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगाओ, एक रूम में, क्वाइट रूम में जाके बैठो, 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और 20 मिनट तक बैठो, और फिर आप बाहर निकल जाओ। लेकिन जाने से पहले आप अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये मेडिकल आ रहा है भाई, टेस्टिंग हो रही है इसमें, इसमें मेरे हवा की बातें नहीं चलेंगी, इसमें टेस्टिंग हो रही है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, अपना सब कुछ, अपना स्ट्रेस लेवल, सब कुछ नापे चले जाओ क्या चल रहा है। 20 मिनट बाद बाहर जाओगे आप देखोगे आपका हार्ट रेट थोड़ा रिड्यूस हो गया है, ब्लड प्रेशर थोड़ा नीचे आ चुका है, स्ट्रेस लेवल नीचे आ चुका है 432 हर्ट्ज में। लेकिन यही टेस्ट अब आप 440 हर्ट्ज में किया 2009, 2010 और 2011 में, उसके बाद ज्यादा टेस्ट नहीं हुए। जब ये 440 हर्ट्ज का टेस्ट किया तो लोगों ने कहा कि, उनसे पूछा कि भाई कैसे, जब टेस्ट किए तो एज कंपेयर टू 440 हर्ट्ज, 442 हर्ट्ज की, 432 हर्ट्ज की, आई एम सॉरी, जो हार्ट रेट थी 4.82 बीट्स पर मिनट कम आई। मतलब 440 हर्ट्ज में आपकी हार्ट रेट इंक्रीज कर गया, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज कर गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया। ये बेस है। एंजाइटी, स्ट्रेस, अगर आपका स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, एंजाइटी बनेगा, एंजाइटी बनेगा डिप्रेशन, डिप्रेशन से अग्रेशन, अग्रेशन से हाथापाई, हाथापाई से कत्लेआम, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ी। ठीक है ना? हार्ट प्रॉब्लम आजकल हर दूसरे बंदे को है। मेरे दोस्त हैं 22-23 साल के, उनको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है। मेरे को 22-23 साल में पता नहीं था ब्लड प्रेशर चीज होती क्या है। टचवुड, आज भी मेरे को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 22-23 साल के बच्चों को ब्लड प्रेशर हो गया। एक बंदा, आप देखो कितना डिस्टॉर्ट हो गया किसी का ब्रेन, कि एक इंसान अपनी गाड़ी में बाहर निकल रहा है गाने सुनता हुआ, उसकी गाड़ी से दूसरी गाड़ी बजी, बाहर निकला, उसने थप्पड़ मार दिया। डेंट 100 रुपए का था और आपने लाखों रुपए की इज्जत खत्म कर दी। वो बेचारा अपनी फैमिली के साथ बैठा होगा, उसका बेटा बैठा हो सकता है, उसकी बेटी बैठी हो सकती है, उस बंदे की इज्जत क्या रही अपने बच्चे के सामने? उस बच्चे के दिल में डर नहीं आ गया कि कोई भी निकल के मार देगा यार? और हो सकता है सामने वाला भी ऐसा हुआ तो वहां लड़ाई बढ़ गई, और शायद कितनी बार, शायद क्या, बहुत बिल्कुल, अगर आप नौ से मिल रहे हो तो वो उठ के उल्टा थप्पड़ मारेगा। और मर्डर भी हो जाते हैं ऐसे। हाँ, इसी को बोलते हैं हम रोड रेज। और मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो म्यूजिक जो है, हम सुनने की बात करें 440 हर्ट्ज में, इसे सबसे ज्यादा कौन सुनता है, सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम करता है? जो मेरी नॉलेज कहती है, जो इस म्यूजिक को बना रहा है वो इसे सबसे ज्यादा सुन रहा है, कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि एक एक्टर अपनी मूवी में एक नंबर पे डांस करना चाह रहा है, तो उस म्यूजिक को 12, 15, 20 बार, एक गाने को 10 बार, 25, 30 बार सुनेगा। तो जितनी बार सुन रहा है वो, उतनी बार 440 हर्ट्ज की डेविल फ्रीक्वेंसी उसके दिमाग को हिट कर रही है। तो हम शॉक नहीं होंगे कि आज एक बहुत बढ़िया एक्टर, जो एक्टर था,
इस दिमाग का हो गया कि वो औरतों के कपड़े पहन के घूमता है। वो नंगा अपनी फोटो खिंचवाने के लिए, नंगी फोटो है, आप देखो, आपको मैं नाम नहीं लूंगा, देखिए मैंने। है ना, वो नंगी होकर फोटो खिंचवाने के लिए तैयार है। एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, और वो खुद कह रही है आई वाज अंडर डिप्रेशन। और इन लोगों को इतना मेंटल डिस्टॉर्शन हो चुका है कि इनको पता भी नहीं लग रहा। और अब जो इनको फॉलो कर रहे हैं, जो इनको अपना भगवान मान के बैठे हैं, तो वो तो फिर वो मांग रहे हैं हमारे को 10 टेस्ट ड्राइव चाहिए। वो बाबा, वो प्रेमानंद बाबा को बेशर्म बाबा बोलते हैं। ये डिस्ट्रक्शन किया है, उनको पता था, इलीट्स को पता था। मुझे एक बात समझाओ, एक बंदा जिसके दिमाग में कंप्लीट क्लैरिटी है लाइफ की कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, एज कंपेयर टू वो बंदा जो फियर में है, थ्रेट में है, और वो ये सोच रहा है कि कंफ्यूजन में है कि मेरी लाइफ का आगे क्या होगा। ये दो, ए और बी पर्सन, ए पर्सन क्लैरिटी, बी पर्सन कंफ्यूजन, थ्रेट, फियर, इसको कंट्रोल करना ज्यादा आसान है कि इसको। बी पर्सन को 440 हर्ट्ज बताता है, मतलब इस पे छोटी रिसर्च हुई है, और ये बताया जाता है गूगल में कि इस पे क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए हम इसमें कंक्रीट प्रूफ होनी चाहते नहीं। रिसर्च करेगा कौन, रिसर्च की फंडिंग देगा कौन? जब गेम ही एलीट चला रहे हैं तो वो क्यों करने देंगे? एग्जैक्टली तो रिसर्च ही नहीं होगी तो एविडेंसेस कहां से आएंगे? तो फिर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जाएंगे ना। और इतने 66, 57, 33 इन बंदों की रिसर्च से ये तो पता चला कि 440 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है आपको मेंटली डिस्टॉर्ट कर रही है, आपको फियर में लेके आती है, एंग्जाइटी इशू देती है, स्ट्रेस देती है। और अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो फिर आज की कंडीशन बनती है। ऐसा क्या हुआ जो 0 से लेके 1900 तक ईयर कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, अचानक 1900 के बाद से 2025 में हम खड़े हैं, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं, कई सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं, कई कंट्रीज बर्बाद हो चुकी हैं, और अब तीसरा वर्ल्ड वॉर हम देख रहे हैं कि कभी भी छिड़ सकता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर से किसको फायदा हुआ, ये आप चाहो तो पूछ लो। किस फैमिली को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? एक फैमिली। बताइए, कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो, बाकी डिस्क्लोज करेंगे। हाँ, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आके लाइक करके जाऊंगा। क्या अगर आप नाम सही लेंगे तो मैं लाइक करके जाऊंगा। तो ये उस फैमिली को फायदा हो रहा है, और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अचानक हुआ कलयुग ऐसे ही आ गया, नहीं, ये प्लान्ड तरीके से लाया गया है। तो जो जब पुराने ज़माने की बात करें तो हम रेडियो सुनते थे, लीड्स नहीं होती थी, ईयरबड्स नहीं होते थे, हेडफोन्स नहीं होते थे। धीरे 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 हम लोग टेक्नोलॉजी इतनी लेके आते रहे। तो क्या ये भी रीज़न हो सकता है जो इतने क्लोज नॉइज़ कैंसलेशन वाले हम ईयरबड्स ला रहे हैं कि मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है आपकी बातें सुनने के बाद कि और ज़्यादा डीप तरीके से म्यूज़िक कानों में घुसाया जाए, दिमाग में ज़्यादा जल्दी घुसे, क्योंकि रेडियो से बारे में मैंने सोचा नहीं, और बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछा आपने। क्योंकि देखा जाए मैं रेडियो से सुन रहा हूँ तो वो दूर से आवाज़ आ रही है, राइट, बट मैं जब ईयरबड्स लगा के सुन रहा हूँ तो वो सिर्फ मुझे वही सुनाई दे रहा है, उसके अलावा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली मेरी एक और रिसर्च है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, और ये रिसर्च ऐसी है कि दिमाग फट जाएगा। हाँ, अब मैं आपकी बात को मान सकता हूँ, रीजन बीइंग कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो मैं खुद भी म्यूजिक बनाता हूँ मेडिटेशन के लिए, बाइनॉरल बीट्स वगैरह बनाता हूँ। मुझे पता है कि जब वो बनाते हैं तो हमारे को ईयरफोन्स, ईयर प्लस कान पे लगा के अगर हम उनको सुनेंगे तो बेनिफिट अलग लेवल पे होगा, ये मैं जानता हूँ। पर अभी आपने जो पॉइंट रेज किया है ये मुझे सोचने मजबूर करता है कि हाँ, ब्लूटूथ तो आपको वैसे ही हेल्थ इश्यूज दे रहा है, लेकिन आप फिर भी लगा रहे हैं कि आपको म्यूजिक सुनना है, और वो बेच रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेडिसिन पे भी तो खर्चा किया है। तो हाँ, मैं मानने को तैयार हूं कि ये एक प्लान तरीके से एक के बाद एक आया है। क्योंकि होता क्या है ना, जब इलीट कोई डिसीजन लेते हैं तो ये नहीं कि आपको 10 दिन में पता लग जाएगा,
जब इलीट डिसीजन लेता है तो पहले अपनी रिसर्च करता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, ताकि वो अगले 100 सवा 100 साल तक राज कर सके। कभी भी एक बड़ा बिजनेसमैन है, अब एग्जांपल जियो, हाँ, अब लेके आए थे अपना, नहीं मैं उनको गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ वो डेविल है, ये है, वो है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जियो जब आए थे अपना प्लेटफॉर्म लेके कि हम आपको जियो कनेक्शन देंगे, शायद 3-4 साल तक उन्होंने कुछ नहीं चार्ज किया, कुछ चार्ज नहीं किया। फिर अचानक ही बेटे की शादी में चार्जेस लगा दिए, तो वो 5 साल तक अपना लॉस कैलकुलेट करके आए थे कि लॉस पर रहेंगे। जो भी जितना बड़ा इंसान होता है वो उतने लॉन्ग रन की प्लानिंग करता है, और उनकी जो प्लानिंग जो है हमको पता लगती है 20, 30, 40, 50 साल, 60 साल, अब हमको तो 100 साल बाद पता लग रही है कि ये प्लानिंग 1900 में हुई है और अब बर्बाद हो रहे हैं लोग। ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। कोई सॉल्यूशन नजर आता है इसका? हाँ, हाँ, हर चीज का सॉल्यूशन है। आप उनके जो एफर्ट्स है ना उनको जीरो कर सकते हो। अवेकन कैसे? बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के फरवरी में। सबसे पहले अपने बच्चों का बॉलीवुड, हॉलीवुड, पंजाबी, ये वो सब गाने बंद करो, और आपको सुनने का इतना ही मन है तो गानों को सर्च करो यूट्यूब में, नहीं तो स्पॉटिफाई पे 432 हर्ट्ज पे। अगर 432 हर्ट्ज पे हैं वो आपको दिखा देंगे, कई सारे गाने हैं जो 432 हर्ट्ज पे भी चल रहे हैं। लोगों ने क्या किया ना कि उन गानों को डाउनलोड किया, फ्रीक्वेंसी को क्लीन किया, 432 का बेस बनाया और फिर उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। आप कोई भी गाना सुनो 432 हर्ट्ज पे सुनो, या उससे भी बेहतर कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, आप चाहते हो कि आपके बच्चे डिस्ट्रॉय ना हो आगे पूरी फ्यूचर, तो रात को बच्चे हैं, खुद भी हैं, आपकी फैमिली लाइफ ना डिस्ट्रॉय हो, है ना? आपके बच्चे ये ना उठ के कहें कि पापा मुझे तो 4 टेस्ट ड्राइव लेने जाना है, और आपकी ज़बान से कुछ ना निकल पाए। उस टाइम को आने से पहले, आप रात को सोने से पहले 432 हर्ट्ज की बाइनॉरल बीट्स करके ऐसे आती है, 20 मिनट लगाओ और सोते-सोते 30% की 40% की वॉल्यूम में लगा के छोड़ दो। सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो, सुबह उठोगे आपका माइंड चार्ज हो जाएगा। ये आप करो, 432 हर्ट्ज आप सुनो, और 440 हर्ट्ज जो भी गाने आप सुन रहे हो, नए गाने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मानना है तो मानो, वरना तुम्हारी मर्जी। आप इनको अवॉइड करो 440 को। सो मेरी वाइफ का क्वेश्चन है ये कि आपने बहुत डिटेल में बता दिया एलीट क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या हुआ है पास्ट में। कहते हैं कि वो सब सुन रहे हैं, हाँ। किसी ना किसी तरीके से। हम्म, तो आपने तो इतनी इजीली बता दिया, तो आपको डर नहीं लगा कि वो सुन रहे हैं तो इसका वो कुछ भी कर सकते हैं? इतने पावरफुल लोग हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन अज्यूम किया था कि आएगा, टू बी ऑनेस्ट। और मैं जिस दिन मैंने आपसे बात की थी फ़ोन पे कि हम पॉडकास्ट करेंगे, उस दिन मेरे दिमाग में था कि क्या हम इस बारे में बात कर पाएंगे, क्योंकि मैं दुनिया के सामने बात को लेके आना चाहता था। और रात को मैं नहा के ही सोता हूँ, तो जब मैं नहा के बाहर निकल रहा था तो मेरे बच्चे को बहुत बुरा सपना आया, अचानक वो बहुत रोया। ये रोता नहीं है, मेरा बच्चा रोता नहीं है, खुश रहता है, रोता है 10 सेकंड के लिए चुप हो जाएगा, पकड़ लो चुप हो जाएगा। ये रोता रहा, तब मुझे फील हुआ कि इन लोगों की कनेक्टिविटी है और ये अटैक कर सकते हैं, ये अटैक कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं दूसरी बात ये मानता हूं कि तुमसे बड़ा मेरा मेरा जो मैं जिनको मानता हूं ना, जिनको मैं नहीं मानता था, अब जिनको मानता हूं, आपके पास पावर इतनी बड़ी है, हम हिंदुस्तानियों के पास इतनी बड़ी पावर है, किसी के पास नहीं है। अटैक करके दिखा दो। आपके पास हनुमान चालीसा पड़ी है, आपके पास महादेव का नाम पड़ा है, और हर हम महादेव तो मेरे साथ ही रहते हैं, मतलब मेरी जबान पे रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं। कहते हैं महादेव के साथ भूत प्रेत चलते हैं, सही बात है। और महादेव के जो अवतार हैं हनुमान जी,
कहते हैं कि अगर इनका नाम ले लो, खाली नाम भर से ये कांपते हैं। ये डेविल आपको सामने आके क्यों नहीं मारता, पीठ पीछे प्लानिंग क्यों करता है? क्योंकि इसको डर लगता है सामने आने। ये सामने आएगा, आपने कहो आप एक बार हनुमान चालीसा खोल के पढ़ना शुरू कर दो, सब भागेंगे। मैंने प्रैक्टिकली देखा है। बिलीफ है, जिस दिन बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये मंत्र हैं, ये हनुमान चालीसा मंत्र हैं, ये हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, ये सारे मंत्र हैं, इनको पढ़ना शुरू कर दो, सब सेफ है। और अगर अच्छा, इनका काम क्या है? ये आपकी सोल खरीदते हैं। इनका काम है आपकी सोल बाय कर लेते हैं। सोल की जर्नी होती है। ये ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ क्लॉथ। ये आज मैंने कपड़ा उतारा और कल दूसरा पहना, ये मैंने शरीर छोड़ा और दूसरे सोल दूसरे शरीर पे गई। इस शरीर के कर्मा करके, पुराने शरीर के कर्मा धो के, अपने वो करके वो नए शरीर में गई। उनका काम क्या डेविल का, कि आपको इस लाइफ में रहते हुए आपको ऐश आराम अय्याशी सब कुछ देंगे। आप हॉलीवुड में जाओ, आप देखोगे हॉलीवुड के अंदर ये सारे रिचुअल, डेविल्स के रिचुअल सारे सिंगर्स फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करते उनका प्लेन क्रैश में काम हो जाता है। आपने एक दो सिंगर आप जानते होंगे हॉलीवुड में जो गए हैं। बास्केटबॉल प्लेयर भी प्लेन क्रैश में जाते हैं, सॉरी हेलीकॉप्टर क्रैश में जाते, वो जाते हैं। हिंदुस्तानी, अपने पास तो महावीर, हमारे महादेव हैं। मेरे को उन पे विश्वास है। मुझे डर लगा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर मैं हिंदुस्तानी हूं तो मेरे से बड़ा हथियार, मेरे से पुरानी एग्जिस्टेंस किसी कंट्री की नहीं है। मैं हिंदुस्तान, मेरे से पुरानी एग्जिस्टेंस किसी की नहीं है। मुझसे ज्यादा ऑकल्ट नॉलेज किसी कंट्री में नहीं है। वो खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं, और साइंटिफिक टेस्ट करेंगे तो बिलीव करेंगे। और साइंस तो अभी तक वहां पहुंची नहीं। एक बहुत बड़े एक लाइन है गैलीलियो गैलीली की, कहते हैं मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड। जहां पे साइंस खत्म होती है ना, वहां पे स्पिरिचुअलिटी आती है। और हमारी तो स्टार्टिंग स्पिरिचुअलिटी होती है हिंदुस्तान में। हम कहते हैं बच्चा पैदा होते ही कर रहा है, वो ओम कर रहा है, ओम कर रहा है। तो हमारे को कहा, मतलब ठीक है तुम कर लो, ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अपनी सोल तो नहीं बेचूंगा, सोल तो नहीं बिकती मेरी। मार दोगे, लेकिन सच तो बोलना मेरा फर्ज है और मेरा हक है। ये मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे या उनके बच्चे इस 440 को सुने। इसलिए बोला जाता है 440 वॉट का करंट। 440 वोल्ट है, छूना है मना। आमिर खान बोल के क्या है, मैं नहीं बोल रहा, आमिर खान ने बोला ये। उसकी गर्दन पकड़ो। सो थैंक यू सो मच। बहुत, हमने नहीं सोचा था इतना लंबा पॉडकास्ट होगा, इतना कुछ पता लगेगा, बट फ्लो के साथ इतना मजा आया सुनने में। मुझे चीजें ना कभी जिंदगी में सुनी थी ना कभी सोची थी। थैंक यू सो मच हमारे साथ ये शेयर करने के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। एंड आई होप ऑडियंस को न्यूमरोलॉजी के बारे में पता लगा, कैसे काम करती है, क्या पीछे के बिलीफ सिस्टम है, क्या साइंस है उसके पीछे की। और जो आपने म्यूजिक के बारे में जो इतना बड़ा खुलासा किया, वो तो खैर हर चीज़ से ऊपर है। सो थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया हमें। मैं भी कहना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपने डिटेल में सुना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका नंबर 7 है, तो आपको चीज़ को खोद के निकालने की आदत है। मुझे यही पसंद है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस पॉडकास्ट को करके। और मेरा बस एक ही मैसेज है, चाहे आप सिंगर हैं, कितने ही बड़े सिंगर हैं, कितने ही बड़े म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक लवर हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको जो प्यार करता है ना, मेरे जैसा लिसनर, उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम आप उसको डेविल के हाथ में छोड़ो। बिल्कुल सही बात। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप खुद की जाके आज से काम करना शुरू करो, अपने गिटार्स पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे, और 432 हर्ट्ज पे लेके आओ प्लीज। परफेक्ट। थैंक यू। हर हर महादेव।